मैं आज आपको दो पोल से मिला रहा हूँ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लेकिन ये वही गौरव है जिसके बारे में बहुत सारी ऐसी रीलें हैं जिन्होंने 20-20 मिलियन व्यू बटोरे हैं। जब हम लोग सबसे गंदे ब्लॉक में रहते थे, जो एफ ब्लॉक है, आपसे जानते हो गांधी विहार का एफ ब्लॉक, जिसमें निग्रोज रहते थे। वहाँ उस ब्लॉक में पानी भी काला आता था। खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है, काम वाली क्या ही खाना बनाएगी। उस जगह पे हम लोग कई बार कई दिन तक सिर्फ वो आलू भुजिया नमकीन जो आती है और बिस्किट आते हैं, उससे अपना पेट भरते थे। एक बार चिंगम मेरी उंगली पर टकरा गई थी, किसी की खाई हुई चिंगम, वो अजीब सी फीलिंग आती है। मैंने खींचा तो वो ब्लैक कलर का थ्रेड था, उस थ्रेड के साथ 6 बिस्किट भरे हुए थे। अच्छा, मुझे गौरव ये बता कि तुझे कभी किसी ने रिश्वत देने की कोशिश की और बहुत बड़ी रिश्वत देने की कोशिश की हो? जैसे अपने खान सर हैं, उन्होंने एक बार कहा कि मुझे 107 करोड़ का ऑफर आया, लेकिन मैंने छोड़ दिया। इनको जॉब ऑफर मिला, यू कैन से, एक तरह से, एंड वो जॉब ऑफर था 107 करोड़ रुपए का। तो ऐसे तुझे कोई ऑफर आया हो जो तूने छोड़ दिया हो कि नहीं, मैं ईमानदार आदमी हूँ? एक महिला जिसकी ज़मीन पे एक आदमी ने कब्जा करा था और उसके पास प्रॉपर ऑर्डर था, उसके पास एसडीएम कोर्ट से वो जीती हुई थी और ऊपर जाके फिर उसको चैलेंज कमिश्नर साहब के आ गया। कमिश्नर साहब के कोर्ट से भी एसडीएम वाला ही आदेश बहाल रहा। तो वो महिला की ज़मीन पे कब्जा नहीं छोड़ रहा था दूसरा पक्ष। तो जो कार्यक्रम निर्धारित होते हैं उन्हीं कैपेसिटी में हम लोग काम करते हैं। जो हमको निर्देश आते हैं उन्हीं का हमें पालन करना होता है। हम अपने मन से कुछ भी, ऐसा लगता है बाहर से कि हम एसडीएम है तो हम कुछ भी कर लेंगे। एक लॉ होता है, एक शेड्यूल होता है, शेड्यूल के हिसाब से चीजें आगे चलती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे दोस्तों, ये जो पॉडकास्ट है ये मेरे लिए बहुत अहम है। इसलिए अहम है कि करोड़ों बच्चों को पढ़ाया ऑनलाइन और ऑफलाइन में। मेरे बच्चे मैं 2011 से पढ़ाने लग रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जो हमेशा आपके दिमाग में छपे रहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें वो बच्चे कर देते हैं जो हमेशा आपको याद रहता है। मैं आज आपको दो पोल से मिला रहा हूँ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उस दो जो पोल मैं आपको बता रहा हूँ वो दोनों ऐसे हैं जिनके व्यवहार में डिफरेंस है। दोनों के पढ़ने का तरीका अलग था, दोनों का जीवन जीने का तरीका अलग था और दोनों अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बड़ी कामयाबी पाई। मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूँ मेरे बहुत ही प्रिय स्टूडेंट्स, तो गौरव यादव और सौरभ यादव, दोनों का आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गौरव जो है वो अभी इस समय सुपरिटेंडेंट है, किसमें? मुंबई कस्टम सर। मुंबई कस्टम में। और सौरभ जो है अभी उत्तर प्रदेश सरकार में एसडीएम की पोस्ट। एसडीएम की पोस्ट पे है। और 2013 में शायद कोचिंग लेना है। हाँ सर, 13 में और 14 में सिलेक्शन हुआ। 14 में सिलेक्शन हुआ था और दोनों भाई मेरे पास पढ़ते थे ऑफलाइन में। और मुझे सौरभ का कम याद है क्योंकि सौरभ पढ़ाई में बहुत शांत था, बहुत होशियार था और बहुत मेहनती बच्चे थे, जिसे कहते हैं सच में पढ़ने वाले बच्चे थे। लेकिन ये वही गौरव है जिसके बारे में बहुत सारी ऐसी रीलें हैं जो उन्होंने 20-20 मिलियन व्यू बटोरे हैं। इसी की मैंने वो कहानियां बताई हुई हैं कि क्लास में बहुत शैतान था और इसकी शक्ल देख के मुझे लगता नहीं था कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा। जब इसका सिलेक्शन हुआ तो मैं सरप्राइज रह गया कि ऐसे का सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। और मुझे कुछ कुछ आधी अधूरी याद थी जो आज मेरी बात करके यहाँ क्लियर हुई। तो आज दोनों से बात करेंगे और हम एक ऐसे बच्चे से भी, मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट गौरव में है और इसलिए है कि ये क्लास में कभी भी सीरियस होता ही नहीं था। मतलब वो बच्चे रहते हैं ना जो बहुत शैतान रहे बच्चे रहते हैं, हर चीज पे उल्टा सीधा जवाब दे देना, शकल से सीरियस नहीं लगना, लेकिन थोड़ा पढ़ते थे। लेकिन उस थोड़े में इतना मन लगा के, ऐसा मैं अब कह रहा हूं क्योंकि इसका सिलेक्शन हो गया। पहले तो विचार मेरे इसके लिए कुछ और थे। कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा किया होगा कि बहुत थोड़े टाइम में वो मेहनत की कि रिजल्ट इतना जानदार आया कि ये इंस्पेक्टर बने और आज ये सुपरिटेंडेंट है। और सौरभ बहुत मेहनती बच्चा था, बहुत सिंसियर बच्चा था। एक बार मैं अपने ऑफलाइन क्लास में था तो शायद कोई मॉक टेस्ट था या पता नहीं किस रिजल्ट की बात थी। एसएससी के टॉप 10 रैंक में बच्चे थे। जैसे पहले क्या होता था, प्रीलिम्स होता था, फिर उसमें 3-4 महीने का टाइम मिलता था मेंस का, फिर मेंस होता था, फिर इंटरव्यू होता था। तो मैं पढ़ाता था तो उसमें मैंने हाथ उठवाया कि भाई टॉप 10 रैंक में कितने बच्चे हैं। तो सौरभ का भी नाम था और भी बच्चे थे। उसी में एक बच्ची थी अरुणा ढाका, उसकी रैंक 1 थी ना? क्या वो सर रैंक 6 और रैंक 2, रैंक 2 कॉन्जिक्यूटिव 2 ईयर्स में लगातार टॉप 10 में थी वो। और ये वो बच्चे थे जिनकी शकल से कभी दिखता ही नहीं था, क्लास में पार्टिसिपेशन होता ही नहीं था। और इसको तो मैंने कहा तू, तेरा कहां से सिलेक्शन हो गया? मतलब देखिए, बहुत बार मैं ऐसा एग्जांपल देता हूं अपनी क्लास में कि बहुत बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको ज्ञान होता है गौरव जैसों को थोड़ा, और वो टीचर को खटकाते रहते हैं कि देख मुझे आता है सवाल, मुझे आता है। लेकिन कुछ सौरभ जैसे होते हैं जिनका पता ही नहीं चलता कि पढ़ रहे हैं क्लास में। और जब भी मैंने टॉप 10 के बारे में पूछा और ये जब रैंक पे इन्होंने हाथ उठाया, इसकी 5वीं रैंक है, इसकी 6ठी रैंक है, इसकी 7वीं रैंक है, तो मैंने इसको तो उस समय कहा, मुझे जो याद है, कि तेरा कैसे सिलेक्शन हो गया।
और टॉप 10 में, इसका टॉप 100 में भी नामो निशान नहीं था तेरा उस समय? नहीं सर, हमारी जो टॉप 10 की बात हुई थी वो सर इनकी जो पैरामाउंट की कोचिंग के मॉक टेस्ट कंसेक्यूटिव हर बार इनके टॉप 10 में आता था। तो और मैं पैरामाउंट होता ही नहीं था कहीं। आसपास मेरे जीके में सर 1-2 नंबर आते थे मैक्सिमम। और उस समय की हालात ये थी कि इंग्लिश जो सब्जेक्ट था उसमें तो मुझे लगता था जो टॉपर बच्चे होते थे उसके 40 नंबर रहते थे, क्योंकि 50 क्वेश्चन आते थे उस समय प्रीलिम्स से, और 40 40 भी ज़्यादा। 40 बहुत मुश्किल, 35 to 40 35 मैक्सिमम to 40 रहता था, और लेवल भी उस समय अच्छा रहता था, पेपर कब तो बहुत आसान हो गया। और ये सौरभ उस समय का खिलाड़ी है कि इसके इंग्लिश में 50 से 50 नंबर थे। मेरे को जब ये पता चला कि इसके टॉप 10 में रैंक रहती थी उस समय मॉक टेस्ट वगैरह में और इस तरीके से, तो मैं इससे बात करता रहता था गौरव को लेके भी। तो मैंने एक दिन इससे पूछा कि ऐसा तू क्या करता है कि इंग्लिश में तेरे 50 में 50 नंबर रहते हैं? तो ऐसी बड़ी सारी चीजें थी जो मेरी आज भी मेमोरी में सेव हैं कि ये सवाल मैंने इनसे पूछे थे। तो आइए आज इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। मेरे लिए मेरे जीवन का ये बहुत अहम पॉडकास्ट है, क्योंकि मैंने उन 2 बीजों को देखा है जो जमीन में रोपे गए, इनके माँ बाप के द्वारा तैयारी करने के लिए भेजे गए, फिर वो धीरे धीरे पेड़ बने, पेड़ बनने के बाद फल हुए, फल भी इतने बड़े हुए कि इंस्पेक्टर पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ। इसका जीएसटी दिल्ली हुआ स्वरूप, जीएसटी दिल्ली में था। हाँ, और इसका कस्टम मुंबई में हुआ। और फिर 2020-21 में आपने 2019 में मैंने पीसीएस का एग्जाम दिया पीसीएस का एग्जाम दिया, जिसमें और गौरव तभी से जीएसटी में ही वर्किंग है। तो शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट का, बहुत मजा आएगा। आई तो सौरभ, मुझे तो अपने बारे में बता लाइफ का, और तू मुझे बता कि तूने क्या क्या क्वालिफिकेशन की 12th के बाद से, सारी चीजें बताऊं। सर हमारा जो होम टाउन है वो एटा डिस्ट्रिक्ट है यूपी में। वहीं से हम दोनों भाइयों ने एक ही स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल वहाँ पे एक ही है, उसी से हमारी पढ़ाई हुई। पढ़ाई के बाद 12th के बाद फिर हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, मेरा वो था कि किसी एग्ज़ाम में निकलना है। फिर मैंने एग्ज़ाम दिए सर, आईआईटी और AIEEE इनके एग्ज़ाम दिए, जिसमें मेरा यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज है KNIT सुल्तानपुर, उसमें एडमिशन हुआ। बीटेक मैंने कंप्यूटर साइंस में किया। 2013 में मेरा बीटेक पास आउट हुआ सर। उसके बाद सर जब 13 में मेरा बीटेक हुआ तो 2008 में रिसेशन आया हुआ था, तो कंप्यूटर साइंस में प्लेसमेंट में थोड़े इशूज़ चल रहे थे और मेरा ड्रॉप आउट भी था। तो ड्रॉप आउट में कुछ कंपनियां एलिजिबल नहीं करती हैं बैठने के लिए प्लेसमेंट में। तो मैंने अपना 3rd ईयर से ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। उसका बेसिक रीज़न ये था कि ऑलरेडी 5-6 साल मेरे ख़राब हो गए थे, मतलब, और घर में मैं बड़ा भी था, और मिडिल क्लास बैकग्राउंड था। मेरे पिताजी यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे, माताजी मेरी टीचर हैं। तो ये था कि जल्दी से जल्दी एक जॉब लग जाए ताकि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। तो उसके बाद जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज थी, मैं थोड़ा भटक गया और हर जॉब की तरफ जाने लगा ताकि जल्दी से जॉब मिल जाए। तो मैंने उस दौरान जो भी फॉर्म आए, मैंने बैंक PO भी एग्ज़ाम दिया, मैंने असिस्टेंट कमांडेंट भी दिया। उसके अलावा मैंने SSC, मेरा प्राइम इसलिए था क्योंकि SSC का जो सिलेबस था उसमें मैथ, इंग्लिश और GS, ये 3 पोर्शन थे। तो ये 3 चीज़ों में इंग्लिश मैंने अपने बीटेक के दौरान ही मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और वोकेबुलरी लगभग मेरी बहुत अच्छी तैयार थी। मैंने GRE वगैरह कई किताबों से अध्ययन किया था, तो ये था कि इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी तैयार थी। मैथमेटिक्स 10th में पढ़ा था। बाकी सर एक बार आपसे कोचिंग करने का मौका मिला तो मैथमेटिक्स में जो भी था मेरा बहुत अच्छा तैयार हो गया था। तो ये था कि ये एग्ज़ाम मेरा टिप्स पर है, पर उस समय वैकेंसी SSC में थोड़ा डिले होती थी, एग्ज़ाम होने में टाइम लगता था। तो 13 वाला एग्ज़ाम होते होते 14 का लास्ट ईयर चला गया था, बिल्कुल लास्ट में हुआ था। तो उस दौरान मैंने कोचिंग के बाद अपना सेल्फ प्रिपरेशन किया, और जो समय बचा उसमें GS पे मैं अपना सेल्फ प्रिपरेशन करता रहा, और इधर जो भी एग्ज़ाम आए उनको मैं देता रहा। ब्रिलियंट। और तेरा जो सबसे पहला सिलेक्शन हुआ वो किस चीज़ में हुआ? सर सबसे पहले तो मेरा बैंक PO भी निकला था। अच्छा। बैंक PO भी निकला, साइड में एक साथ 5-6 रिजल्ट आए थे। असिस्टेंट कमांडेंट भी मेरा हुआ था। मुझे ध्यान है असिस्टेंट कमांडेंट जब मेरा रिजल्ट आया था उस समय मेरा प्रीलिम्स हो गया था ये SSC का और CGL का, और मेंस नहीं हुआ था। तो मैंने केवल SSC की जो नॉलेज थी और जो सेल्फ GS पढ़ा था उसके बेस पे दिया था। तो मेरा पहले अटेम्प्ट में निकल गया था, और उसका फिज़िकल होता है जिसमें फ़िज़िकल देने के लिए मैं गया था, तो उसमें रनिंग और ये सब था। तो मैंने थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस की थी रनिंग की, और रनिंग थोड़ा सा मेरा लग रहा था कि मेरा रुक सकता है। लेकिन ये होता है कि जब मैं फिज़िकल में गया तो मैं ये तीनों पार कर गया, और जो सबसे इजी पार्ट होता है जब उसमें डिस्कस थ्रो होता है, नहीं शॉर्ट पुट, तो वो शॉर्ट पुट मेरा, मुझे लगा अब तो मुझे ये जॉब मिल गई। तभी उस दिन मैंने एक सीख ली कि कभी भी लाइफ में आप
जब तक ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए, कॉन्फिडेंट रखना अच्छा है, लेकिन जब तक आपको मुकाम ना मिले तो आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। शॉर्ट पुट मैंने बहुत कैजुअली फेंका और वो मेरा लाइन पे टच होने की वजह से मैं बाहर हो गया। वो पहला दिन था जिस दिन मुझे लगा कि यार इतना करीब आके मैं फिर से दूर चला गया। तो जब मैं वहाँ से वापस आया, फिर मेंस का एग्ज़ाम था और मुझे विश्वास था कि एसएससी का मेंस अच्छे से मैं क्लियर कर लूँगा, और जॉब फिर मेरी एसएससी में पहली जॉब लगी। अब गौरव पे बात करते हैं। मैं ऐसा हमेशा सोचता था गौरव तेरे बारे में, जब रिजल्ट आया ना तुम दोनों भाइयों का, तो मतलब हर एक आदमी ना धीरे धीरे सिचुएशन के हिसाब से ना परसेप्शन तैयार करता है। जब तेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरा परसेप्शन ये हुआ कि यार मेहनत बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करती, किस्मत रोल प्ले करती कि तेरा सिलेक्शन हो गया। क्योंकि उस समय याद होगा तुमको कि सबसे ऊपर टॉप पे भरते थे बच्चे एग्जामिनर, फिर भरते थे प्रिवेंटिव कस्टम, जीएसटी बाद में भरते थे। इसका जीएसटी पे हुआ, तेरा कस्टम पे हुआ। तो उस समय मुझे लगा यार इसने इतनी मेहनत करी, इसने सब कुछ रगड़ के फेंक दिया, लेकिन इसको कस्टम नहीं मिली, या और तेरे को नौकरी मिल गई जबकि तेरी मेहनत कम थी। तो तू अपना पहले मेरे को 12वीं क्लास का इतिहास बता, जो मुझे सौरभ बता रहा था। तेरे 12वीं क्लास में किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर थे? सर मुझे जहाँ तक याद है, मैंने 12th 2009 में, साथ में 10th की थी। मैं 10th तक पढ़ने में अच्छा था। फिर 11th और 12th में मेरे पापा मम्मी ने और भाई ने मुझे भरोसा दिखाते हुए मुझे बाहर आईआईटी कोचिंग करने के लिए भेजा था। एक बार कानपुर, एक बार कोटा। दिक्कत कहाँ हुई थी, एक बार ये खुद भी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे थे, कानपुर में ये थे और मैं कोटा चला गया। अच्छा, जहाँ जहाँ मैं साथ रहा हूँ वहाँ रिजल्ट अच्छा रहा है मेरा, भाई के साथ जहाँ जहाँ मैं भाई के साथ। तो भाई खुद कोटा में थे, गलती से मुझे कानपुर भेज दिया। तो वहां बस पढ़ाई छोड़ के साथ जो भी दुनिया की चीजें हो सकती हैं वो तो नहीं की मैंने सारी ये। और उसका रिजल्ट जो था, घर वालों को ऐसा लग रहा था कि आज 12th का रिजल्ट आने वाला है। हम लोग सुबह निकले थे, मैं एक मेरा फ्रेंड था, तो मेरा उसको भी पता था कि मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है, मेरी फैमिली को नहीं पता था क्या आने वाला है। मैंने जब रिजल्ट देखा तो फिजिक्स में 1 नंबर था, केमिस्ट्री में 3 नंबर थे, मैथ्स में 7 नंबर थे। कि तू कोटा पैसे खराब कर चुका है। मैं दोनों जगह पे आईआईटी कोचिंग करने वाला छात्र, तीनों सब्जेक्ट में फेल था। और वापस आते टाइम एक होता है सर, जब आप उस स्तर तक नीचे गिर जाते हो कि आपको फिर फैमिली के सामने जाने में एक डर भी खत्म हो जाता है। मुझे डर नहीं था सर, मैं उस स्तर तक अपनी नजरों में गिर चुका था कि मुझे ऐसा लगा था कि बस जाके मुझे फर्जी के आंसू दिखाने, माँ बाप 2-4 थप्पड़ मारने हैं, फिर सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मुझे वो मतलब उस टाइम पर लिटरली उस स्टेज के बाहर था कि मुझे ये ही खौफ खत्म हो गया था। एक बहुत बड़ी बात होती है, आप क्लास में फेल हो जाते हो। मैं 3 सब्जेक्ट में फेल हूँ, उसके बाद कंपार्टमेंट लगा था क्योंकि मेरे पास फाइन आर्ट एक सब्जेक्ट था। 5 सब्जेक्ट में पास होना होता है, अगर वो 5 में से 3 आप फेल हो जाते तो फेल हो जाओगे, लेकिन 2 में अगर आप फेल होते तो कंपार्टमेंट देता है सीबीएसई बोर्ड। मेरे पास एडिशनल सब्जेक्ट था फाइन आर्ट। अच्छा, तो मेरे पास फेल लिखा हुआ नहीं आया था, उसमें लिखा आया था कंपार्टमेंट। तो मैंने घर आके बताया, मैंने कहा भाई कंपार्टमेंट आई है। तो जितने भी ओले गोले शोले पढ़ने थे पढ़ गए, मैं कमरे में बंद था। तो मम्मी ने बोला फिर 1-2 दिन बाद, 1-2 दिन तो खाना वाना सब बंद था मेरा, फिर बोला कि कंपार्टमेंट। तो भाई ने तुरंत पीछे से बोला कि जो 1 साल में कुछ नहीं उखाड़ पाया वो 2 महीने में कौन सा कंपार्टमेंट पास कर लेगा। तो बात ये भी सही थी। फिर मैंने री एग्जाम ही भरा। मैंने कहा मैं कंपार्टमेंट देने, दोबारा बेइज्जती कराने का क्या मतलब है, एक बार पिटे हैं दोबारा पिटे, उससे बढ़िया है मैं क्रैश करूंगा 12th, अच्छे मार्क्स से पास करूंगा। अच्छा, तूने उस वक्त 12वीं नहीं की? फिर नहीं, फिर मैंने कंपार्टमेंट का सर पता था मुझे नहीं पास कर। ऐसा क्या हुआ कि तेरे 1 नंबर आ रहे हैं? ऐसी कौन सी तूने? सर जितना भी आप समझिए कि मैं कानपुर में जब मैं था तो वहां पे साइबर कैफे हुआ करते थे, रात रात पर मूवीज चल रही हैं, पढ़ाई छोड़ के चंबल गार्डन एक हुआ करता था, वहां दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, सारे कुछ जितनी पार्टीज के ऑप्शन हो सकते हैं वो सारे कुछ किए, बस पढ़ाई नहीं की थी। तो ऐसा नहीं था, फेल होने का कारण ये था कि कोई बच्चा पढ़ता है, पढ़ के फेल हो जाता है कि वो पढ़ने में लिख नहीं पाया। अच्छा, मैं फेल था इसलिए नहीं कि मैं मंदबुद्धि था, मैं फेल था क्योंकि मैंने किताब ही नहीं खोली थी। तो अगले साल भी फिर मुझे ये रखा गया कि अब तुझे बाहर नहीं भेजेंगे, एटा में पढ़, घर बैठ के पढ़, और बस उसी स्कूल में जाएगा एग्जाम देने। सर स्कूल वाले ने एडमिशन लेने से मना कर दिया था। वो बोलता है कि इस बार मेरा रिजल्ट 100% 99.9% आया है, एक ही रिजल्ट खराब हुआ, तुम्हारा लड़का है। मेरे फादर को लिटरली मैंने प्रिंसिपल के आगे हाथ जोड़ते हुए देखा था उस दिन। वो मेरी लाइफ का सबसे गंदा फेज था कि मुझे बहुत गंदा सा फील हुआ। मेरे फादर उससे ये बात बोल रहे थे कि आप मेरे बच्चे का 10th का रिजल्ट देखिए, सर कर लेगा, अगले साल पास होगा। कि नहीं, हम ऐसे बच्चों को एडमिशन नहीं देते, अपन बच्चों नहीं जो तालाब खराब करेगी तो तालाब खराब करेगी। एग्जैक्टली उनका यही वर्ड था। और सर अगले साल भी मैं बिल्कुल लापरवाही की तरह पढ़ता रहा। वो तो टचवुड लास्ट टाइम पे 3 महीने की छुट्टी, ये 2 महीने के लिए शायद घर आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे मैथ्स में सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाया था, कैलकुलस। कैलकुलस उस टाइम पे शायद 100 में से 50 नंबर का आता था, जिसमें 49 नंबर्स थे मेरे, उतने ही मेरे मैथ्स में थे।
पास हो गया। मैंने और कुछ अटेम्प्ट नहीं किया था मैथ्स में। हाँ। फिजिक्स में, क्योंकि मैथ्स इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू फिजिक्स। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स पार्ट जो होता है, थ्योरी रटने वाला काम अपना था नहीं, अपने को सिर्फ मैथ्स जैसी चीजें समझ में आती थी, तो न्यूमेरिकल समझ में आ गए थे। न्यूमेरिकल सिर्फ फिजिक्स पास हो गई थी। केमिस्ट्री में सर दूसरे साल भी 1 नंबर है। मैं आज भी बोलता हूँ, ये बेंजीन जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनमें मेरा सर घूम जाता है। मुझे समझ में नहीं आता क्यों ही बनाई गया है ये सब्जेक्ट। मतलब लिटरली मैंने भाई को ही बोल दिया था, मैंने भाई देख फाइन आर्ट लगा के मैं पास हो सकता हूँ, केमिस्ट्री भूल जाओ कि मेरी लाइफ में है। मैंने केमिस्ट्री में से फिर मुझे फेल हुआ। अभी भी मेरे पास रिजल्ट है, 1 नंबर था दूसरे साल। वो फाइन आर्ट लग गया। दूसरे बार भी फिर दूसरे बार भी सर केमिस्ट्री में 1 नंबर है मेरा। तो 1 नंबर कहाँ से ला दिया तूने फिर? वो सर उसने एक्चुअली, मैंने जो लिखा था मुझे भी पता है कि उसने मेरे पास पेज भरने की रेस्पेक्ट रखने के लिए कि यार बहुत ही ज्यादा डिमोरलाइज हो जाएगा, 1 नंबर दे दो, नहीं तो 0 अच्छे नहीं लगेंगे। तो वो उसका था 1 नंबर, वो भी 1 नंबर का ज्ञान नहीं था मेरे पास। फिर फाइन आर्ट लगा, सब पास हो गया। अब क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए पीसीएम चाहिए, तो उसके लिए पीसीबी चाहिए, दोनों ऑप्शन खत्म हो गए थे। फादर मेरे साथ स्कूल के रिजल्ट लेने हैं। अब यहाँ तो घर पे डांट पड़ रही है कि क्या था तू, क्या बन गया। वहां प्रिंसिपल से लड्डू खिला रहा है मेरे फादर को कि ये बच्चा भी पास हो सकता है क्या। मैं सर पकड़ गया, मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हो सर, अब मैं आगे अच्छा करूंगा। फिर मैंने सर लिटरली आज भी यहाँ पे मैं जो बैठा हुआ हूँ, ये भी मेरी लाइफ में कभी नहीं बनता था, ये फेज ही नहीं आता। वो किस्मत कहते हैं ना सर, आपने बताया था अभी पहले कि किस्मत एक रोल प्ले करती है। इनका लेट होना, ये बीटेक के बाद ड्रॉप करके एसएससी प्रिपरेशन के लिए जाना, वहां पे जाके इनका मेरे पास एसएससी मेरी डिक्शनरी में नहीं था। इनका ये विचार बनना कि एसएससी में शायद गौरव कर सकता है, और इनके साथ इनका मेरे साथ 24 घंटे रहना। आप सब जो ये बात कह रहे हैं कि रिजल्ट तेरा आया, मैं सिलेक्ट हुआ, उम्मीद नहीं थी, मैं आपको बताता हूँ उसका एग्जैक्ट मतलब प्रॉपर जो मेरे सिलेक्शन की वजह है वो क्या है। प्रीलिम्स के टाइम तक सर मैं दिल्ली में, मुखर्जी नगर में हर जगह घूमता फिरता रहता था, आपको पता होगा सर। हाँ, आपके सारे बैचेस में मैं हमेशा आता था। सारे बैचेज में रहता था, लोगों की वजह से नहीं आता था। नहीं सर, वो टॉपिक अलग है, मैं बस मस्ती करने आता था। लेकिन सर जो पढ़ने का एग्जैक्ट टाइम शुरू हुआ था, वो मुझे याद है कि मैं और भाई जब मेंस प्रीलिम्स क्लियर हो गया था हम दोनों का, और मेरे सर जीएस में 9.5 नंबर ही थे 50 में से, तो मेरे 129.5 थे। तो मेरी लाइफ में मुझे लगा था मैंने वो अचीव कर लिया जो मेरा टारगेट है। भाई का पेपर क्योंकि उन्होंने हैंडीकैप्ड वाले गोला पहले भरना शुरू कर दिया था, तो इनके सारे गलत हो गए थे, तो ये भी सेम मार्क्स के साथ प्रीलिम्स में उतरे थे। फिर उस टाइम पे मैंने पढ़ाई की थी, और वो भी पढ़ाई करने का एक तरीका जो था वो सर बस इतना सा था, सुबह ये मुझे 7:30-8 बजे हम लोग साथ में बैठते थे पढ़ने के लिए। हमारा टारगेट क्या होता था कि मैथ्स हम दोनों का अच्छा है, हम उसे बहुत अच्छा करेंगे। तो मेंस में तब मैथ्स और इंग्लिश आता था। मैथ्स इंग्लिश इनका बहुत अच्छा है, ये मेरा अच्छा करेंगे, और खुद का तो अच्छा है ही, तो हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर सर वो मुझे दिन याद है कि हमारे पास खाने वाली भी आती थी। हम लोग सबसे गंदे ब्लॉक में रहते थे, जो एफ ब्लॉक है, आप सब जानते हो, गांधी विहार का एफ ब्लॉक, जिसमें निग्रोज रहते थे। वहां उस ब्लॉक में पानी भी काला आता था। खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है, काम वाली क्या ही खाना बनाएगी। उस जगह पे हम लोग कई बार कई दिन तक सिर्फ वो आलू भुजिया नमकीन जो आती है और बिस्किट आते हैं, उससे अपना पेट भरते थे। बस उतना ही हम ब्रेक लेते थे दिन भर। अच्छा। सुबह से लेके था शाम 7:30 बजे तक हम एक सीट पे एक साथ पढ़ते थे दोनों भाई। और 7:30 बजे हम बाहर टहलने के लिए, जो नाला था उस पे आधे घंटे टहलते थे। और टहलते टाइम भी ये इंसान सिर्फ एक ही बात बोलता था, कैसे मुझे मोटिवेट रखना है। ये मुझे आफ्टर सिलेक्शन वो सिनेरियो दिखाते थे, देख गौरव तेरी लाइफ ऐसी चल रही थी, इतना तो खराब हो चुका है, एक साथ ऐसा हो जाएगा, लोग कितनी इज्जत करेंगे, माँ बाप की छाती चौड़ी हो जाएगी, लोग रेस्पेक्ट करेंगे, यार हमारा नाम हो जाएगा, हम 2 ही भाई हैं, ये वो कंटिन्यूसली मोटिवेशन स्पीच रहती थी। और वाकई वो बहुत काम करती थी। मैंने फिर इनको एक बात बोली थी, मैंने भाई जैसा तुम कहोगे अगले 3 महीने वैसा होगा, रिजल्ट आपके याद है। तो उन्होंने मुझसे गारंटी दी थी कि तू जैसा चाहेगा वैसा रिजल्ट तेरा होगा, बस ये 3 महीने मैं जैसा हूं वैसा पढ़ते रहना। और सर वो 3 महीने मैंने जो पढ़ाई की थी, और जो हम दोनों तो जिंदगी भर की बराबर कर दी। वो सब पूरे 1 साल जो मैंने मस्ती मारी थी, वो सब ऑन द स्पॉट मैंने वहीं गायब कर दिया था। और ये सर किस्मत की बात होती है कि जब पेपर जिस दिन था मेंस का, टचवुड सारी किस्मत और हमारा साथ दे गई। देखो मैंने जैसा शुरुआत में भी इंट्रो में भी बोला कि बहुत कम बच्चे होते हैं जिनकी आप रेस्पेक्ट करते हैं। सौरव उनमें से एक है। कारण क्या है कि ये वो बच्चे थे जो इतने ब्रिलियंट थे, लेकिन क्लास में इनकी झलक नहीं आती थी कभी। वो कहते हैं ना कि वो एक कहावत है ना सर, अधजल गगरी छलकत जाए। गौरव जो था वो पूरा छलकता था और पूरी क्लास में छलकता था। और वो नहीं होता नेचुरल जो शैतान होते हैं, वो वाला शैतान था। इसको अगर किसी सवाल का सही जवाब भी देना है तो इसलिए देना है क्योंकि पूरी क्लास को एक बार अकल लगा दे कि मैंने बता दिया, इसलिए नहीं कि इसको पढ़ना है उसमें। लेकिन जब सौरव के बारे में
पता चला इतना शांत है, फिर मेरी सौरभ से धीरे धीरे बातचीत होनी शुरू हुई। तो आज मैं उस चीज को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा हूँ कि राम होना कितना मुश्किल होता है ना। एक मैं अभी के कहानी बच्चों को बता रहा था कि संगत का असर क्या होता है, कि एक गाय का बच्चा था, बछड़ा जिसे हम कहते हैं, वो घोड़ों के बीच में रहने लग गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि उस थोड़े टाइम के बाद ये परिवर्तन दिखा कि जैसे घोड़े भाग रहे थे ना, ऐसे ही गाय का बछड़ा भागने लग गया। जैसे घोड़े दीवार फांदते हैं, ऐसे गाय का बछड़ा दीवार फांदने लग गया। तो सच तो ये है कि ये गाय का बछड़ा था और ये घोड़ा था, और घोड़ों के साथ रहने लगा। 3 महीने में इसने मींस निकाल दिया। और मुझे वो तेरा इंटरव्यू वाला इंसिडेंट याद है, क्योंकि तेरी तो एक वो होटल मैनेजमेंट भी बस रगड़ रगड़ के हुई थी। होटल मैनेजमेंट सर एक ऐसी लाइन है, अगर मैं सच बताऊं तो, कि अगर मुझसे कोई आज पूछे कि अपने बच्चों को क्या कराना है और अगर उसका बच्चा मेरा दुश्मन होगा, मैं लिटरली बोलूंगा होटल मैनेजमेंट। लाइक फर्स्ट सिनेरियो मैंने उसको बस एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था आर्टिकल कि होटल मैनेजमेंट होता है जो उन बच्चों को बिना किसी परसेंटेज बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। तो और तू उसी क्राइटेरिया में था। मैं उसी क्राइटेरिया में था। मैंने पापा को बोला, मैंने पापा होटल, पापा ने पूछा भी था, एक्चुअली फैमिली में कोई था नहीं बैकग्राउंड में, ये भी नहीं दे, तो किसी को नॉलेज नहीं थी। तो उन्होंने बोला क्या होता है, मैंने कुछ नहीं होता है, मस्त स्विमिंग पूल होता है, उसमें मस्त नहाना रहता है, खाना पीना बढ़िया मिलता है, रहना खाना वो देते हैं, अपने को थोड़ा बहुत शिफ्ट में काम करना होता है, इतना ही काम रहता है पापा, बढ़िया सैलरी मिलती है। तो पापा ने 2-4 जगह फोन किया होगा तो बोलते हाँ होटल मैनेजमेंट ठीक है, ठीक है। कन्विंसिंग पावर तेरी अच्छी है। तो मैंने कन्विंस सर ऐसा किया था, अगले दिन तो एडमिशन करा गया था। एडमिशन हो गया। उसके बाद जब मैं ट्रेनिंग पे था होटल में, आपका फाइनल सेमेस्टर 6 महीने ट्रेनिंग चलेगा, ट्रेनिंग के बाद ही आपको फाइनल डिग्री मिलती है। सर 2013 में जब बीटेक ख़त्म हुआ तो ये था कि एक जॉब की ज़रूरत थी। तो एक हमारे गांव में एक लड़का एसएससी में उस समय सेलेक्ट हुआ था 2011 में, तुम्हारे गांव का पहला लड़का। तो उससे मेरी बात हुई तो उसने कहा कि अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, बढ़िया सैलरी भी सही है, और ये जॉब में ज़्यादा एफर्ट भी नहीं, क्योंकि मैथ और इंग्लिश इसमें 2 मेन चीज़ें हैं। उस समय जीएस बस प्रीलिम्स में थी तो लिमिटेड रोल था। तो मैंने सोचा कि पहले एक जॉब ले लेते हैं तो फिर आगे देखेंगे क्या करना है। तो मैं 2013 की जुलाई में दिल्ली के लिए निकला था। उस समय आपका ही बैच था जिसमें मैंने कोचिंग में एडमिशन लिया था। तो 4-5 दिन तक मैं अकेले क्लास लिया। उसके बाद क्योंकि इसकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई थी, ये घर पे ही था, और घर में भी इसका ऐसा ही शेड्यूल रहता है कि सुबह निकल गया दोस्तों के साथ, शाम तक आ रहा है वापस। तो माता पिता इसको लेके ज़्यादा उनको उम्मीद भी नहीं थी, तो वो कह रहे थे ठीक है जो करेगा कर लेगा, होटल मैनेजमेंट तो कर ही आया। तो 5वें दिन मुझे लगा, क्योंकि इसका मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट था थोड़ा स्ट्रॉन्ग शुरू से ही रहा है, 10th में भी इसके मार्क्स मैथ्स में अच्छे थे। बाकी सब्जेक्ट से रटने वाले इस तरह के होते हैं, वो उसमें नंबर कभी इसके अच्छे नहीं आए। तो था कि चलो मैथ ही अगर थोड़ा सा कोचिंग में ध्यान दे लेगा, थोड़ा हम ध्यान दे लेंगे, और इंग्लिश मेरी अच्छी थी तो मेरा ये था कि मैं थोड़ा सा इसके साथ काम कर लूँगा तो ये कहीं ना कहीं कुछ कर सकता है लाइफ में, ऐसा मुझे लगा। लेकिन ये भी था कि अगर 20 दिन और लेट हो गया तो इसको दूसरा बैच मिल जाएगा, तो ये उस बैच में नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि इसको देखना ज़रूरी था ये क्लास में कर क्या रहा है, इस पर एक नज़र रखना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने घर पे बात की, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे है, अगर आप चाहो तो इसको भी भेज दोगे तो एक ही बैच में इसका एडमिशन करा लूँगा, अपने साथ रखूँगा। तो मम्मी ने थोड़ा सा कहा कि देख लो अभी और देख लो, वरना कहीं ये तुम्हें डिस्टर्ब ना करे पढ़ाई में। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं है। जब मम्मी ने पापा को बताया तो पापा ने कहा कि ऐसा है, हमारा एक ही सिलेक्शन हो जाएगा, यही बहुत है, वो ऐसा ना हो कि दूसरे वाले का भी सिलेक्शन रुकवा दे वहाँ जाके। तो पापा को मैंने कन्विंस किया कि ऐसा नहीं होगा, अगर होता है तो 15 दिन का आप समय दीजिए, 15 दिन में अगर ये सही से पढ़ता है और जैसा मैं इसको गाइडेंस दे रहा हूँ वैसा करता है तो हम यहाँ रखेंगे। अगर मुझे ये डिस्टर्ब कर रहा है या ये पढ़ाई में उतना अच्छा एफर्ट नहीं दे रहा है तो हम इसको वापस भेज देंगे वहीं। तो बेरोजगार तो आज भी है, बेरोजगार कल रह जाएगा, लेकिन एक चांस अगर मुझे लग रहा है तो एक चांस हम इसे देते हैं। क्योंकि 10th के बाद से मैं लगातार बाहर रहा, मैंने बीटेक भी बाहर से किया, तो हम दोनों का साथ रहना लगभग 5-6 साल पहले से ख़त्म हो चुका था। तो उसी रात, उस दिन रात में 12 बजे ये बस पकड़ के अगले दिन सुबह आ गया, और सुबह उसी रात मैंने कहा इसको भेज दो, इसको 1 वीक क्लास इसकी मिस होगी तो बाद में इसको समझ नहीं आएगा, अभी शुरुआती हुआ है बैच का तो अपने ही बैच में मैं इसका एडमिशन करा लूँगा। आ गया, अगले दिन अपने साथ ही इसको मैं ले गया, और आने के बाद मैंने बस इससे ज़्यादा नहीं 2-3 चीज़ें मैंने इसको बताई। पहला कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है और बाकी चीज़ें अभी ज़्यादा फोकस नहीं करनी है जो तुम पहले कर आए हो। दूसरा, पैसा नहीं खर्च करना है, क्योंकि जहाँ भी जिन शहरों में बाहर रहा
वहाँ इसको घर से पैसा मिला तो पैसा ही इसको दोस्तों के साथ इसने खर्च किया। पैसा क्या ही था, मैंने बोला कि जो भी तुम्हें खरीदना है, पढ़ाई करनी, खाना पीना, वो मैं मुझसे मांगोगे, मैं तुम्हें दूंगा। इसके पास पर्स नहीं रहा था उस समय, पर्स इसका ले लिया गया था। और तीसरा ये था कि जितना पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ना है, बाहर जाने से अच्छा है सो जाओ। ये कंडीशन बहुत बहुत है। तो ये जितना भी रहा, वो लास्ट के जो 3 महीने मेंस के थे वहाँ पर, क्योंकि मैंने भी पढ़ाई ज़्यादा की थी तब इसने भी करी, लेकिन बाकी जो पूरा साल भर था उसमें ये मुश्किल से 2 या 3 घंटे पढ़ता था, 2 या 3 घंटे। इसके बाद ये शाम को 7 बजे सो जाता था, क्योंकि इसको पता था रात में अगर जगेगा तो भाई देखेगा, तो ये अपना नींद आ रही है, सो गए। सुबह उठे जल्दी तो थोड़ा बहुत मैंने 1 घंटे इसको वो अब थोड़ा पूछ ली, 4-5 शब्द पूछ लिए, बुक से रिवाइज करा दिया। बाकी ज़्यादा मेहनत नहीं करी बस लेकिन मुझे ये पता था कि इसका IQ तेज है। अगर ये IQ इतना तेज है कि अगर ये थोड़ा सा बस कंसंट्रेट भी करे रहेगा और बाकी इधर उधर भटकाव नहीं होगा तो ये निकाल लेगा। तो उतना ही किया और फिर अपना आराम से ये पढ़ता रहा। उन दिनों में एक चीज़ ये भी कहूँगा कि डेविएशन रहा इसका, क्लास में थोड़ा बहुत रहा, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऑफ ट्रैक रहा। लगातार मॉनिटरिंग में रहा, इसने मेहनत भी वैसी की और अच्छा मुझे डिस्टरबेंस भी नहीं किया इसने। और पता है सौरव, ऐसे बच्चे जो होते हैं, देखो कई है ना, एनर्जी के बहुत बड़े सोर्सेज होते हैं, बस उसको डायरेक्शन देने की जरूरत है। वरना जितनी कम मेहनत में ये सिलेक्शन लेके चले गए, कोई भरोसा नहीं अगर इनको थोड़ा सा और अगर इनमें पेशेंस आ जाता तो ऐसे बच्चे पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी फोड़ दें। एक चीज़ और सर कहना चाहूँगा, जब इसका सिलेक्शन हुआ, जो हम दोनों के बारे में हमारे परिवार के लोगों को पता चला, तो उस पर मेरे ऊपर बड़े सवाल या निशान खड़े हो गए। यार तुम उसके से ऐसे दोनों एक ही नौकरी में, तुम क्या कर रहे थे? जो तुम इतने साल से पढ़ रहे थे वो पा गया जो कभी नहीं। तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर सवाल लगे कि तुम थोड़ा ज्यादा मेहनत करते हो, तुम्हारा अंदर दिमाग उतना नहीं है जितना वो कर गए, क्योंकि इसके ऊपर किसी का विश्वास नहीं था कि इतनी जल्दी। पापा तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं कर रहे। मैंने भी तो वही कहा, मेरा परसेप्शन ये बन गया कि इसका मतलब कि लाइफ में मेहनत का कम रोल है, क्योंकि तूने तो बहुत मेहनत कर दी, जितनी तूने मेहनत की, जितनी सिंसियरिटी से तू पढ़ा, उतना तो उसका तो मुझे लगता है ये 0.1% भी नहीं किसने। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसका सिलेक्शन हो गया तो मुझे लगा यार किस्मत का बहुत बड़ा रोल वरना है। इसका फिर उसके- मेरा वो परसेप्शन तब बदला जब मुझे पता चला कि तेरा SDM सिलेक्शन हो गया, PCS, तब मुझे लगा कि नहीं, मेहनत को एक न एक दिन रिवार्ड मिलता है। वरना ये सच में बड़ा बुरा लग रहा था कि क्योंकि आसपास SSC के थ्रू सिलेक्ट हो रहा और ये भी हो गया है। एक और चीज सर हुई, इसके जो फ्रेंड सर्किल था वो सब इसी तरह के लड़के थे जो ध्यान कम देने वाले। जब इसका सिलेक्शन हुआ तो पूरे के पूरे एटा के लोग यहाँ आ गए, इसके दोस्त। उन्होंने लगा ये जॉब ऐसी है जिसमें कम मेहनत की जरूरत है। और इत्तेफाक ये देखिए, आज तक पूरा फ्रेंड सर्किल पढ़ के दोबारा वापस चले गए, एक भी नौकरी मेरे बारे में ये तक बोला, एक भी सिलेक्ट SSC में नहीं हो पाया, क्योंकि उनको ये लगा कि जब ये कर सकता है तो हम भी कर लेंगे। यार सर ये ऐसी नौकरी निकल रही है जिसमें मेहनत की कम जरूरत है। लोग कहते थे इसमें ऐसे लोग निकाल देंगे तो फिर तो बड़ी बात। अब उनको ये नहीं पता कि ये कितना उसमें रखा गया, इसको डिसिप्लिन में रखा 1 साल, और इसने बहुत अच्छे। एक चीज इसकी अच्छी रही कि उन 1 साल में इसने बहुत अच्छे से मेहनत करी। कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मुझे ये लगा हो कि ये ऑफ ट्रैक जा रहा है। देखने से ही हाथ छोड़ा, क्या सर? हाथ छोड़ा इस पे सर कुर्सियां टूट चुकी हैं सर एक बार कभी लड़ाई हुई थी, तब थोड़ा मुझे गुस्सा आ गया था, तो हम दोनों में हो गई थी। बाकी हमारे घर में रूल था सर, हमारे फ्लैट पे, कि ये डोमिनेटिंग नेचर के हैं, इनको बहुत सुकून से पढ़ना पसंद आता। शांत था। तो मेरी कंडीशन ये थी कि तुझे मैं तभी पढ़ाऊंगा जब घर का कमरा पूरा साफ तू करेगा। सफाई का काम पूरा मेरा रहता था, इनका भी साफ करना, अपना भी साफ करना, कपड़े सब कुछ मैं, होटल मैनेजमेंट का फायदा लिया। सब कुछ मैं करता था। और सर अभी भी लाइक जो हमारे गांव के लोग थे सिलेक्शन के बाद, वो बोला करते थे, कह रहे वो यादव जी का 2 बार इंटर फेल होके वो बन सकता तो तुम क्यों नहीं। सच्चाई है, मैं ये आज भी कहना चाहता हूँ सर, अगर मैं बन सकता हूँ, दुनिया में हर बच्चा बन सकता है। मुद्दा ये नहीं है कि आप कितना एफर्ट से पढ़ रहे हो, वो उतना मायने नहीं रखता। मायने रखता है सर आपका आइसोलेशन। जो भैया ने मेरा जो एनवायरनमेंट, जो एक पढ़ाई का माहौल सेट किया, लाइक उनकी कंडीशन दी, या तो पढ़ या सो, कुछ और था ही नहीं। सर आदमी कितना सोएगा? मैं सो के बोर हो गया था, पहले मैं सोया ही था शुरू में 1.5 हफ्ते। ये आदमी बड़ा खुश था कि सो कितना सो सकता, एक आदमी बेड पे कितना सो लेगा। फिर मैंने कहा यार सोने बढ़िया मैथ ही करता हूँ। अब सर उस टाइम पे मैथ क्या था, 10th के बाद मैथ खत्म ही हो गया था, बिल्कुल पढ़ाई नहीं था। अब लोग पढ़ते थे तो उस टाइम में सर मैं ये तक भूल गया था A+B+C का होल क्यूब क्या होता है। लिटरली मेरे लिए तारे जमी वाली मूवी की फीलिंग आती थी। मैंने उसको बोला ना भाई नहीं होगा, मैं मैथ्स भूल चुका हूँ। कहते यार कोशिश तो कर। फिर जब सो के बोर गया, मैंने कोशिश ही कर लेते हैं। कोशिश करके पता चला कि नहीं, अभी भी वो स्पार्क बाकी है। तो सर मैं क्लास में भी कहता था कि साला ये 2 लड़के थे, एक विनय और एक गौरव, इन्होंने मेरा घमंड तोड़ दिया। मुझे लगता था कि इनके ये टावर उड़ चुके, इनकी औकात नहीं कि सिलेक्शन ले ले। जब इनका सिलेक्शन हुआ तो मुझे लगा कि मेहनत करके लिया तो जा सकता है।
ये किसी टीचर का कहना, मैंने कई बार कहा, इसी चीज की रीलें भी बड़ी वायरल हुई कि मैंने बहुत बार कहा कि हम जिसे सोचते हैं ना कि इसकी औकात नहीं है, इसके बस की नहीं है, ये सिर्फ यूं ही मस्तीबाजी है, लेकिन जब ऐसे बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं ना, तब हमें भी एहसास होता है कि नहीं, अगर चैनलाइज कर दिया जाए ना प्रॉपर मेहनत को, तो एफर्ट देखो, एनर्जी तो तेरे अंदर इससे भी कई गुना ज्यादा थी, आज भी है ना। आज मेरे हिसाब से दोनों की एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं उस समय से 3 साल बड़ा हुआ। हाँ, 2-3 साल का डिफरेंस है, लेकिन आज भी उसका चेहरे में और तेरे चेहरे में दिन रात का अंतर है ना। तो वो एनर्जी चैनलाइज कर दी सौरभ ने, तो वो काम बन गया, नहीं तो फिर इसी तरीके से होता रहता। तो बहुत जरूरी है कि कोई बड़ा भाई आदमी को जीवन में चाहिए, खासकर तेरे जैसे भाइयों को तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल चाहिए सर। हाँ, नहीं तो तेरे यार सारे यार दोस्त आए और फिर वापसी चले गए बिना सिलेक्शन। सर हमारे बीच में अभी भी कुछ मुद्दों पर लड़ाइयाँ कभी जब हो जाती है, भाई भाई जैसी लड़ाइयाँ, तो ये मुझसे मुंह पे बोल देता है कि अगर मैं नहीं होता तू यहाँ नहीं होता, मेरी डायरेक्शन और मेरे टाइम इन्वेस्टमेंट की वजह से और मेरे पढ़ाने की वजह से यहाँ पहुंच गया है। तो मैं गुस्से बोल रहा हूँ, दिमाग तो मेरा था, ये मैं आज ही बोलता हूँ, लेकिन फैक्ट क्या है सर, वो अंतरात्मा मेरी अंदर से जानती है। नहीं, सौरभ को ये बोल क्योंकि तू एसडीएम बहुत कामयाब हो गया इसलिए, क्योंकि मैंने तेरे अंदर पेशेंस पैदा कर दिया, मेरे जैसे आदमी के साथ पेशेंस सीखने की तरह बड़ी बात है। मेरे को हैंडल करवाना भी एक टैलेंट है, लेकिन सर फैक्ट यही है, इन्होंने सिलेक्शन अपना नहीं है, लोग क्या देख रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन उसी पोस्ट पे हुआ है। इस इंसान ने सर बिना अटेम्प्ट दिए एक इंसान को और अपने साथ एक और इंसान को सिलेक्शन दिया है। नहीं, ये फैक्ट है सर, वो 2 सिलेक्शन हुए थे उस साल, वो इन्हीं को क्रेडिट जाता है, ये नहीं होते तो दूसरा सिलेक्शन नहीं, और वो दूसरा सिलेक्शन सर इनसे कहीं ज्यादा, जो कहते हैं ना उसमें से खाई में से उठा के ऊपर लेके आना, ये तो पहले से उठे हुए थे, मुझे सिलेक्शन दिलाना इनके लिए बहुत टफ टास्क था। लोग ऐसों से नहीं सीखते, ऐसों से सीखते हैं। इसके सिलेक्शन से पूरा 8 आउट के कोचिंग करने नहीं आया, तैयारी करने नहीं आया, उसके सिलेक्शन से पूरा 8 आउट के तैयारी करने आया। क्योंकि जब आदमी को बिल्कुल एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल नेगेटिव हो, फिर वो किसी पद पे पहुंचता है, तो उससे बहुत उम्मीदें जुड़ती है और बहुत लोगों को हिम्मत बनती है, और ये सच में बड़ी चीज है। अच्छा, तो गौरव मुझे बता, तू आगे का कि तूने फिर नौकरी में भी ऐसे ही मस्ती काटी होगी, या भी नौकरी सीरियस होकर करता है? सर अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊं तो नौकरी में पूरे मतलब शिद्दत से की होगी। अच्छा, आज तक टचवुड मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया होगा। अफसर खुश रहते हैं, नाराज नहीं होते? नहीं सर, सीनियर टाइम पे जाता है? वहां सर काम की रेस्पेक्ट होती है, मैं काम में कहीं लापरवाही नहीं, टाइम से पहुंचना, टाइम से आना, जो मेरा काम है वो मैं पूरा पंक्चुअल, वंस इट इज ओवर फिर मेरी पर्सनल लाइफ है। ऑफिस आवर्स में मैं कुछ भी मिसमैच नहीं करता अभी तक, आगे भी मेरा यही प्लान रहेगा। तो तेरी कहाँ कहाँ ड्यूटी रही है अभी तक? सर मैंने ज्वाइन किया था तो एयरपोर्ट पे किया था, तो एयरपोर्ट पे तो तूने बहुत स्टारों को देखा होगा। हाँ सर, स्टार्स भी देखे हैं, और एयरपोर्ट सर मैं एआईयू में था, इंटेलिजेंस में था, तो केसेस भी बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं मैंने। कोई एक आध कोई कहानी बता पाए जो स्टार्स में सर? स्टार्स में या जो केसेस हो? हाँ सर, केसेस जो मेरे अभी तक के करियर का सबसे बेस्ट केस था, जो मेरे जहन में याद रहता है, वो सर हमने एक टाइम पे जो अभी संजय सर की बात हो रही थी, उन्हीं के साथ मैं था, तो मैं रमेजिंग में सर केस किया था। बिना इंफॉर्मेशन फ्लाइट की सीट के नीचे पाइप कैविटी होती है, अच्छा, उसमें गोल्ड की स्मगलिंग हो रही थी, वो हमने गोल्ड निकाला था वहां से। अच्छा। वो रैंडम मेरा बस चॉइस था कि मैं फ्लाइट चेक करने चला गया था, और टचवुड मेरी किस्मत में था तो कि मैं वो फ्लाइट डिटेक्ट चेक करने की परमिशन होती है? हाँ सर, रिलीज करना हमारे पास है, हम पूरी फ्लाइट जैसी लैंड होगी, पैसेंजर्स को बिना डिस्टर्ब किए, पैसेंजर्स को हम बाहर चेक कर लेते हैं। कस्टम वाले तो जब फ्लाइट से उतर लेते हो, टर्मिनल में आते हो, तब रोल होता है। हाँ सर, वो फ्लाइट में भी जाते हो? नहीं सर, इमिग्रेशन के बाद हम पैसेंजर चेक करते हैं। हाँ, वो रूल, के बाद। इमिग्रेशन पहले हम चेक ही नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन फ्लाइट के अंदर कोई जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं, अच्छा, अच्छा। जैसे वो दुबई से आई मुंबई, मुंबई से जा रही थी वो वहां पे चेन्नई, तो वो इंटरकनेक्टेड फ्लाइट है, समझ गया। आधे घंटे का बस ब्रेक मिलेगा, उसमें पैसेंजर्स लोड होंगे, दोबारा से चली जाएगी। तो उस फ्लाइट में मान लो कोई सामान किसी ने वॉशरूम में डाल दिया, कहीं रख दिया, दूसरा डोमेस्टिक पैसेंजर आया, उसने वो उठा लिया, वो वहां निकलेगा तो कस्टम चेक ही नहीं करेगा। उन फ्लाइट्स को चेक करने का प्रावधान हमारे कस्टम्स में है। अच्छा, तो हम उनको रमेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रमेजिंग, इसको रमेजिंग कहते हैं सर, फ्लाइट्स को RUMMAGING। अच्छा, तो मतलब थॉरली उसको फ्रिज करना, मतलब कोई भी चीज आप कहीं से भी, पायलट का कैबिन हो, सीट्स का वो चिपकाने वाला एरिया हो, कुछ भी आप उसको फ्रिज कर सकते हो, पूरा चेक कर सकते हो, तो थॉरली उसको एग्जामिन करना होता है। एक कंप्लीट फ्लाइट को सर रमेज करने में टाइम लगता होगा करीब, अगर आप शिद्दत से कर रहे हैं तो इट विल टेक अराउंड 2 आवर्स। पर क्योंकि वो ड्यूटी रोस्टर इतना हेक्टिक होता है, और फिर सर
रफ एंड टफ तरीके से जितना इतना मैक्सिमम, टाइम नहीं और देगी। फ्लाइट भी उतना टाइम नहीं लेते, उनको भी एविएशन से परमिशन वगैरह लगना होता है, तो उस बेसिस पे हम जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी प्रोसेस करते हैं। अच्छा। तो वो जो पाइप कैविटी होती है वो हॉलो होती है, तो सर उसकी उंगली पे ऐसे घुमाता हुआ मैं जा रहा था हर एक सीट चेक करने के बाद, तो एक बार च्युइंगम मेरी उंगली पर टकरा गई थी, अच्छा। किसी की खाई हुई च्युइंगम, वो अजीब सी फीलिंग आती है, मैंने खींचा तो वो ब्लैक कलर का थ्रेड था, उस थ्रेड के साथ 6 बिस्किट भरे हुए थे, वो निकला बाहर तो वो केस बन गया। तो वो केस मेरे ध्यान में इसलिए विदाउट इन्फॉर्मेशन, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि रमेजिंग में आपको केस मिल जाए। बाकी सर ये स्टार्स वगैरह हैं तो उतना मुझे उन एक फीलिंग होती है, जब तक हम लोग अपने गांव में रहते हैं तब तक लगता है कि स्टार बहुत बड़ी, तो रोज देखते हो। एयरपोर्ट पर सब देखने के बाद एक वो हमसे सर कह के बात कर रहे होते हैं, हम उनसे मैम कह के बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हम भी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं यूनिफॉर्म में, तो हमारा भी उनको काम है कि उनको प्रोटोकॉल करके अच्छे से निकाल देना। अच्छा सौरभ, तूने भी कस्टम में ड्यूटी की 5 साल है सर। तो जैसे गौरव ने वो कहा कि मैंने रैंडमली वो गोल्ड चेक किया और वो पकड़ लिया, तो तुम लोगों के पास इंफॉर्मेशन रहती है या कुछ शकल देख के साइकोलॉजिकल तुम चेक करते हो कि हाँ इस पे किसके पास हो सकता है? जैसे अभी हम भी कभी बाहर जाते हैं, एयरपोर्ट से आते हैं, तो एट रैंडम किसी को आप इधर चले जाओ, आप बैग चेक करो, और एट रैंडम होता रहता है, मतलब पता नहीं चलता। और मैं तो 20 बार जा लिया, लेकिन आज तक मेरे को तो कभी भी अब तो चलो ये है कि बच्चे सारे ही जानते हैं, लेकिन वैसे हमारी शक्ल देख के कभी नहीं कहा कि आप बैग चेक कराओ इस तरीके का। तो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है तुम लोगों के पास उस समय, या मतलब कुछ सेंस है जो तुम डेवलप कर लेते हो? सर दोनों चीज़ें होती हैं, इन्फॉर्मेशन के बेस पे भी हमें पहले पता रहता है कि इस तरह से ये फ्लाइट आ रही है, इसमें कुछ हो सकता है, और कुछ ऐसा रहता है कि वो इस तरह की हरकतें कुछ लोग करते हैं जिससे पता चल जाता है बहुत तेज चल रहे हैं या मोबाइल पे बात करते हुए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ उनमें ऐसा दिखता है कि उनको एक बार चेक करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी जिसको चेक किया जाए उसके पास सही मिलेगा, कुछ ना कुछ निकलेगा, लेकिन एक इंट्यूशन पावर भी रहती है कि आप इसको देखेंगे, किसी लोग को देख के लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, निकल जाता है। और एक मेरा कलीग था यहाँ दिल्ली में, उसने एक केस बनाया था, तो उसके वो अंदर अपने पेट में छुपा के लाया था, वो मशीन में डिटेक्ट हो गई, मेटल की आवाज आ रही थी। अच्छा। और पता चला कहाँ से आ रही है, जेब वेब सब निकाल लिया, कुछ भी नहीं है। तो फिर पता किया तो उसने बताया कि अंदर ऑपरेशन करा के कुछ रख लाया था वो अंदर। अच्छा। तो उसने भी यही कहा कि सर आज आपका दिन है, आज आपने पकड़ा है, हम रोज करते हैं, आज आपका दिन है, आज हम बच गए। तो ये हम किसी को 100% स्मगलिंग तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन ये रहता है कि जब वो माना कि आज आप पकड़ लीजिए, हम 2 बार निकाल ले गए, तो वो ट्रायल एंड बेसिस पे ही रहता है और अपनी इंफॉर्मेशन और उस पे रहता है। वो सर अवेयरनेस है, अच्छा, अवेयरनेस, ताकि लोगों को ये पता चले कि वो भी कभी चेक हो सकते हैं उस बेसिस पे। कई बार सर मुझे चेक किया है दिल्ली कस्टम्स ने, मैं इंटरनेशनल फ्लाइट पे आया था, उन्होंने मुझे रोक लिया था, तो वो कभी कभी रैंडम सेलेक्ट भी करते हैं लोगों को। तो फिर जब तूने गोल्ड पकड़ा वो एट रैंडम, उस पे तुझे कुछ इनाम मिला? हाँ सर, उसमें प्रावधान है कि लाइक अगर वो अनक्लेम्ड में जाएगा तो कुछ परसेंट मिलता है हम लोगों को एज अ रिवॉर्ड मनी, और बाकी हर केसेस के हिसाब से पूरी टीम को कुछ रिवॉर्ड निर्धारित होता है, वो कैप होता है सर। अनक्लेम्ड क्या हुआ? आज जैसे मेरे वाले केस में गोल्ड का कोई क्लेमेंट ही नहीं है, लेकिन करेगा कोई क्यों? और कोई क्यों करेगा, एग्जैक्टली वही रीजन फंसेगा है, ही करेगा। एग्जैक्टली वही। और जिसमें क्लेमेंट भी होता है, अगर वो केस बनते तो उसमें पूरी टीम को रिवॉर्ड मिलता है, जिसमें पंचनामा ऑफिसर का शेयर सबसे ज्यादा रहता है, जो पंचनामा करता है केस में। और पंचनामा कौन करता है, इंस्पेक्टर या सुपरिटेंडेंट? सर इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर। तो उसमें तू नहीं किया था? हाँ। तो क्या इनाम मिला? सर वो इनाम ऑफिशियली एलोकेट हो जाता है हम लोगों को, बस आते आते टाइम लग जाता है, जब मिलेगा मैं बता दूँ। अच्छा, अभी तक नहीं आया। फाइल के प्रोसेस होने में टाइम लग जाता है, 2-2 3-3 साल बाद पता चलता है। सरकार है इन दोनों। एक्चुअली सर उसको फॉलो करना होता है, मैंने कभी फॉलो किया नहीं, मेरी पोस्टिंग वहाँ कभी हुई नहीं दोबारा, अब जब होगी तब जाके पता करूंगा। और अभी तेरी पोस्टिंग कहाँ है एज ए सुपरिटेंडेंट? अभी सर मैं हूँ कार्गो में। कार्गो में? एयरपोर्ट पे ही 2 विंग होते हैं, एक जो पैसेंजर फ्लाइट्स आती हैं, एक जो कार्गो फ्लाइट्स आती हैं। अभी कार्गो फ्लाइट्स में था, तो अभी मैंने 1 साल SIB किया है, वो भी इंटेलिजेंस है। SI क्या? SIIB, SIIB मतलब? इन्वेस्टिगेशन ब्रांच। इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन ब्रांच। अच्छा। उसमें भी केसेस डिटेक्ट करने होते हैं हम लोगों को। तो ये टेन्योर मेरा AIU से बढ़िया था, मतलब इसमें मैंने केसेस भी अच्छे किए, और मतलब डिपार्टमेंट के फेयर रेवेन्यू भी काफी अच्छा रहा मेरी टीम का। मेरी पूरी ये टीम वर्क होता है, लाइक ऑल ऑफिसर्स वर सो गुड इन देयर वर्क, के बहुत अच्छे से काम हुआ है। अच्छा, मान लेते हैं कि आप ड्यूटी पे हैं और आपने 100 किलो सोना पकड़ दिया, फर्जी जो था, तो सरकार उसमें कुछ प्रमोशन वगैरह में कुछ हेल्प करती है उस चीज की? सर बिल्कुल करती है, मैं जहां तक जानता हूँ काफी अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हुए हैं। अभी जो मूवी आई थी अभी तो रेड 2 आई हुई थी। रेड 2, तो वो तो सर रेड बेसिस पे है, वो तो जो होता है वही दिखाया गया है उसमें। रेड 1 में भी बिल्कुल वही दिखाया गया है, ऐसा हुआ भी है, ऐसा होता भी है। जो अभी कस्टम्स में मूवी आई थी कोस्टाओ, हाँ, कोस्टा भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी। एग्जैक्टली, वो हमारे सर ही हैं। अच्छा, उन्हीं पे बेस्ड है। उनसे मैंने ट्रेनिंग ली थी, मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ। अच्छा।
वो एज इट इज मूवी में तो उतना अच्छा नहीं दिखाया गया है, जो रियल लाइफ के हीरो है वो उससे कहीं ज्यादा अच्छा हुआ है उनके साथ। अच्छा। उन्होंने वो डाउन फेज भी देखा है डिपार्टमेंट में जब नोबडी वाज सपोर्टिंग हिम, उन्होंने वो अपर फेज भी देखा है जब सुप्रीम कोर्ट से उनको ऑर्डर में बिल्कुल रिलीफ मिला, साथ में प्रमोशन मिला, एक नाम बना और आज पूरा देश उनको जानता है। और ही इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर ऑफ कस्टम राइट नाउ। क्या नाम है? फर्नांडिस सर है अच्छा। पूरा नाम। अच्छा, जो कोस्टा फर्नांडिस सर। कोस्टा मूवी हाँ। G5 पे आई। जी जी सर। तो वो मूवी हमारे ही उस ऑफिसर की कहानी है, बहुत बेसिक, ऐसा भी नहीं हायर रैंक ऑफिशियल्स रहे हो, सुपरिंटेंडेंट थे उस टाइम, इंस्पेक्टर थे वो गोवा में, और आज की डेट में उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से लेके उनका जो इमेज है वो सिर्फ काम, नाम उनका काम की वजह से ही बना है। आप काम करोगे एप्रिसिएशन आपको गवर्नमेंट हमेशा देगी। नाइस। और अभी अभी जो जैसे बच्चे प्रीफेंस भरते हैं, तो तेरे हिसाब से बच्चों को अभी, मैं ये सवाल इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि तूने बहुत साल उस जगह नौकरी कर ली, तू प्रमोट होके इस समय सुपरिटेंडेंट बन चुका है, तो तुझे डिपार्टमेंट का बहुत अच्छे से नॉलेज है। मैं 3 चीजों पे पूछना चाह रहा हूँ, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव जिसे हम कस्टम भी बोलते हैं, और जीएसटी, तीनों में बच्चे को प्रीफेंस किस हिसाब से भरनी चाहिए और किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या अच्छाई है प्रमोशन वाइज? क्या किसी डिपार्टमेंट में सैलरी अलग से मिलती है, क्या पावर अलग से होती है कुछ, या कोई और ऐसी फैसिलिटी जो अलग से मिलती है? तीनों डिपार्टमेंट का मुझे कंपैरिजन बता। और बच्चे को अगर अभी प्रीफेंस डालनी है तो वो किस किस चीज को ध्यान में रख के प्रीफेंस डाले? सर मैं 3 एस्पेक्ट्स होते हैं इसमें, तीनों के बेसिस बताऊंगा। पहला एस्पेक्ट ये जिसको होम सिकनेस है, हाँ। जैसे मेरे बड़े भाई इन्होंने एक्साइज दिल्ली लिया था, हाँ। मैंने लिया था प्रिवेंटिव, जस्ट बिकॉज मॉम डैड, मम्मी पापा घर पे अकेले रहते हैं, तो इनको होम सिकनेस नहीं कह सकते, इनको मम्मी पापा की केयर ज्यादा रहती है, तो उतना मैं उतना अटैच्ड बंदा नहीं रहा हूँ कभी, तो इनको चाहिए था कि मम्मी पापा को देखने के लिए कोई इंसान रहे, तो उन्होंने पूरे एफर्ट्स मुझे भी रोकने के लिए, लेकिन उनको चाहिए था। तो अगर कोई ऐसा इंसान है तो चाहे आप एक रैंक नीचे चले जाओ, मैं कहता हूँ डीए भी बन जाओ, तुरंत वो ले लो जो आपको होम स्टेट में मिल रहा हो या घर के पास मिल रहा हो, कोई सेकंड थॉट मत लाओ। मैंने लोगों को ऐसा देखा है कि मुंबई में एग्जामिनर थे, मुंबई में पीओ थे, एक्साइज इंस्पेक्टर बनके अपने होम टाउन जा चुके हैं, वो भी ये जानते हुए भी कि उनका प्रमोशन भी जाएगा और साथ में एक्साइज में प्रमोशन ऑलरेडी बहुत लेट है, फिर भी वो होम टाउन गए और अब वो आज वो खुश हैं। अगर आपको अपने मॉम डैड, मम्मी पापा, भाई बहन, परिवार और आपको होम सिकनेस है तो सेकंड थॉट लाना ही नहीं है माइंड में, सीधे होम जो भी आपको मिल जाए तुरंत ले लो, डीए भी लोगे, सुकून में रहोगे। लेकिन अगर आपको इन चीजों से मैटर नहीं करता, फैमिली में लोग अपने अच्छे खासे वेल सेटल्ड हैं, तो फिर मैं वो क्रम बताता हूँ। वर्क प्रेशर वाइज, वर्क प्रेशर सबसे ज्यादा रहता है एग्जामिनर में, वो लोग नहीं, सबसे ज्यादा एक्साइज में, सॉरी एक्साइज में सबसे ज्यादा वर्क प्रेशर है इस समय, और वो पहले भी था, वो हमेशा रहेगा भी। उनके डिविजन्स, उनका काम करने का तरीका बहुत प्रेशराइज्ड है। हाँ, और उसके बाद आता है फिर एग्जामिनर लॉबी, जस्ट बिकॉज उनके पास वो शुरुआत से ज्वाइन करते ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों में उनके प्रोविजंस रहते हैं काम करने के लिए, तो उनको थॉरो नॉलेज होना बहुत जरूरी है, स्मार्ट वर्क चाहिए, नॉलेज चाहिए, हर चीज चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है मेरी लाइन का लोग, जिनको पहले पीओ बनने के बाद आप मोस्टली गेट ड्यूटीज करते हो, जिसमें आपको थोड़ा बहुत ही लॉ पता होना चाहिए, कम लॉ में काम चलता है, पुलिस की तरह नौकरी होती है, बस आपको गलत गतिविधियां रोकनी है, फील्ड पोस्टिंग की तरह आपको वो ट्रीट किया जाता है। फिर उसके बाद आप प्रमोट हो जाते हैं, सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं, सुपरिटेंडेंट बनने के बाद आपका एक्सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है, इंपोर्ट फिर भी हमें सीनियर मोस्ट होने के बाद मिलता है। अच्छा, तो जबकि एग्जामिनर पहले ही दिन शुरू से एग्जामिनर इंपोर्ट कर रहा होता है, अप्रेजर बनने के बाद भी कर रहा होता है, थ्रू आउट कर रहा होता है। अच्छा। हम सुपरिटेंडेंट लोग, पीओ लोग एक्सपोर्ट करते रहते हैं, फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट को बाद में इंपोर्ट के लिए मिलता है। लेकिन उसके फॉल बैक क्या है, एग्जामिनर लॉबी कभी एयरपोर्ट पोस्टिंग नहीं लेती, उनको मिलती नहीं है, वो एक्चुअली प्रावधान नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, अगर एयरपोर्ट पोस्टिंग आप कर रहे हो, इट इज वन ऑफ द बेस्ट पोस्टिंग दैट अ पर्सन कैन हैव इन हिज लाइफ। लाइक वहां पे आपको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, एक ऑफिसर लाइक एटीट्यूड और आपकी खुद के फ्रीडम के साथ काम करने का मौका मिलता है। और वहां आप अपने इंडिया को रिप्रेजेंट, लाइक जो भी पैसेंजर बाहर से आ रहा है, पहला फर्स्ट डिपार्टमेंट जो इंटरेक्ट करता है उनसे वो कस्टम्स होता है। तो आपको इतना अच्छा माहौल मिलता है, अपने आपको कम्युनिकेशन वाइज भी आप इतना डेवलप कर लेते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर लेते हैं कि वो आपके फिर आगे चल के बिहेवियर में दिखता है, झलकता है। वो चीज होना बहुत जरूरी है। तो कुछ फॉल बैक उसके हैं, कुछ फॉल बैक इसके हैं, लेकिन अगर आप सुकून, समय, फैमिली टाइम और आराम से अगर नौकरी चाहते हो तो मैं कहूंगा पीओ लाइन ले लो। होम डिस्ट्रिक्ट चाहते हो, एक्साइज ले लो। और अगर वर्क प्रेशर, एवरेज प्लस अदर बेनिफिट्स, तो एग्जामिनर बेस्ट है। अच्छा, एग्जामिनर अपने अपने पहलुओं में तीनों चीजें सही है, वो डिपेंड करता है आपके प्रमोशन वाइज सबसे फास्ट किस तीनों में इस समय? प्रमोशन वाइज सर एग्जामिनर सबसे फास्ट हुआ करता था पहले, अभी एग्जामिनर का फास्ट ही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें थोड़ा स्लो प्रोसेस इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले एग्जामिनर आते थे सर 40-20,
बिल्कुल। अभी लॉट्स में जो बैचेस आए हमारे टाइम से शुरू हो गया था, 2014 कितना बड़ा लॉट था, तब से उनका फ्लुएंसी थोड़ा कम हुआ है प्रमोशन मिलने में। और उसका थोड़ा लॉ चेंज हुआ, पहले रेशियो था वो था एग्जामिनर सबसे ज्यादा बनते थे, फिर वो अपोजिट कर दिया, अब एक्साइज प्लस पीओ देन एग्जामिनर, तो उससे भी काफी फर्क पड़ा। अब एक्साइज में क्या है, प्रमोशन फास्ट बहुत है उनका, लेकिन उनके यहाँ पेंडिंग प्रमोशंस इतनी ज्यादा लिस्ट है, लंबे चौड़े नंबर्स हैं कि वो आता है तो उनको फिर भी लेट ही होगा। अभी लगभग कितना साल लग रहा होगा? अभी सर मैं मेरे ही बैच में अभी दिल्ली में गया हुआ था, एक रेड पे गए थे हम लोग, तो वहाँ एक लोकल दिल्ली जीएसटी कमिश्नरेट से हमको स्टाफ मिला था, तो वो एक मैम थी, वो मेरी बैच की थी, वो एज अ इंस्पेक्टर ही थी। मुझे एक्साइज में या एग्जाम? एक्साइज में, एक्साइज में तो मुझे लग रहा है 2014 के दिल्ली में अभी भी 2014 इंस्पेक्टर ही है। वही मैं शॉक्ड रह गया, मैं बन चुका हूँ 2021 में। तो मैंने मैम को बोला, मैम आप तो हमारे बैच की हो, फिर इतना लेट? तो यहाँ पे सर इतना ही लेट चलता है। तो एक्साइज का सबसे बुरा हाल है प्रमोशन वाइज। बिल्कुल। फिर उसके बाद सर एग्जामिनर और पीओ अभी एक स्टेशनरी पॉइंट पे आ चुके हैं, कभी एग्जामिनर ज्यादा अच्छा है, कभी पीओ ज्यादा अच्छा है, वो दोनों मतलब उसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मुझे जो मैं बता रहा था, जब हम बात करें, तू कहता है कि अभी 2-3 साल में भी इसमें पीयू से प्रमोशन हो रहे हैं नए बच्चे। ये हाँ, ये मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स आएगा, क्योंकि अभी क्या हुआ है सर, जब मैं था तब तक लॉ बनने वाला था, वो अमेंड होने के लिए गया हुआ था, उसको अमेंडमेंट मिल गया। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, पीओ बनने के बाद 2 साल में प्रमोशन हो जाएगा सुपरिटेंडेंट एज पर लॉ, लेकिन वो कंडीशंस क्या होती थी, वैकेंसीज होनी चाहिए। मुद्दे की बात सर ये है कि वैकेंसीज पीओ की और सुपरिटेंडेंट की पहले से इतनी स्टक की हुई थी कि बहुत कम थे हम लोग, ठीक। तो एक साथ 2-2 साल में अब सारे बनना शुरू हो गए। तो यूं समझ लिए सर, मेरे बाद के जितने बैचेस थे वो सब प्रमोट हो चुके हैं। अब जो आ रहे हैं, अब जो बड़े लॉट में आ रहे हैं, अब थोड़ा सा उनका स्लो होगा फिर से। और तेरा कितने साल में हुआ प्रमोशन? मेरा सर हुआ था 2016 में ज्वाइन किया था, 2021 5 साल में। अच्छा, तेरा 5 साल 5 साल में, और वो सही भी है सर, आपको हर एक सेक्टर की और फील्ड की नॉलेज हो जाती है उसमें। 2021 में 21 में प्रमोट किया सर सुपरिटेंडेंट। तो जो प्रिवेंटिव ऑफिसर रहते हैं, पीओ रहते हैं, उसमें सबसे पहले पीओ, जिसे हम कस्टम इंस्पेक्टर बोलते जी हैं। सर। उसके बाद फिर सुपरिटेंडेंट, फिर आप बन जाएंगे एसी, एसी मतलब फुल फॉर्म असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर। फिर 4 प्रमोट ही रहते हैं या आईआरएस भी होते हैं असिस्टेंट? उसमें सर 2 तरह के होता है, लाइक आईआरएस से यूपीएससी से डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर जो आते हैं वो तो आते ही हैं, कुछ परसेंट जो हमारे लिए रिजर्व्ड होता है प्रमोटीज का। उसमें फिर ऑल ओवर इंडिया जितने भी है, एक्साइज, प्रिवेंटिव्स और ये अपना एग्जामिनर्स, इन तीनों से बनेंगे। उस लिस्ट में पूरा कॉमन लिस्ट आती है फिर। और एक मुझे इसी सवाल पे ये भी बताना कि जो सबसे बड़ी दिक्कत है, एग्जामिनर हो, एक्साइज हो या प्रिवेंटिव हो, इनमें वो कमिश्नरेट बना हुआ है। उस कमिश्नरेट में जो जहां चला गया उसको जिंदगी वहीं बितानी होती है। तो तेरे को तो सुपरिटेंडेंट भी अब मुंबई रहना होगा जी, उससे बात। लेकिन सुपरिटेंडेंट के बाद का जो प्रमोशन होगा वो ऑल ओवर इंडिया हो जाएगा सर। फिर उसमें फिर वो आईआरएस कैडर में आईआरएस कैडर मिलेगा, आप यूपीएससी के अंतर्गत कहीं भी आपको ट्रांसफर दिया जाएगा। 90% लोग नहीं, 99% लोग असिस्टेंट कमिश्नर बनने के बाद ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग पे ही जाते हैं। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग पे जाते हैं। तो तुम्हें तो फायदा ही है कि महाराष्ट्र तो कम से कम नॉर्थ इंडिया की तरफ आओगे ही आओगे। तुमने तो बहुत सारे। नहीं सर, जाने के लिए तो सिक्किम वहां भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है। अच्छा, जो दिल्ली में जीएसटी इंस्पेक्टर लगता है वो भी तो एयरपोर्ट पे नौकरी करता है, वो फिर कस्टम इंस्पेक्टर कहलाया या जीएसटी इंस्पेक्टर? कस्टम इंस्पेक्टर सर क्या होता है, ये तो भाई जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर लगे थे तो शुरुआत में इनको 5 साल के लिए कस्टम अलॉट हुआ था। अच्छा, तो वो प्रॉपर कस्टम ऑफिसर के ही तरह ट्रीट करेंगे। फिर उस टाइम पे एक्साइज व्हाइट यूनिफॉर्म व्हाइट यूनिफॉर्म रहेगी, कस्टम ऑफिसर रहेंगे। जैसे पोस्टिंग कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे एयरपोर्ट है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वहाँ पर सी पोर्ट नहीं है, जैसे दिल्ली है, तो इन जगह पर कस्टम की भी पोस्टिंग जीएसटी वाले ही देखते हैं और रोटेशन रहता है 4 साल। अभी जैसे दिल्ली में 4 साल कस्टम है, उसके बाद 6 साल जीएसटी है, फिर 4 साल के लिए कस्टम है, फिर वो है। और इसमें भी जो वाइट ड्रेस वाली बात है वो सिर्फ एयरपोर्ट पोस्टिंग पर है। जैसे हम कस्टम हाउस या किसी अन्य जगह रहेंगे, इंपोर्ट रहेंगे, एक्सपोर्ट रहेंगे, वहाँ यूनिफॉर्म नहीं है, केवल एयरपोर्ट पे जो वहाँ यूनिफॉर्म हमारे यहाँ भी नहीं है। अच्छा, यूनिफॉर्म निर्धारित कुछ ही जगह पे हमें पहननी होती है। और वो निर्धारित जगह मुझे लगता है एयरपोर्ट होता है सर, मेन एयरपोर्ट बाकी आपके रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ओकेशंस, ये सारे। तो जो कस्टम इंस्पेक्टर होता है वो तो कहीं रेट डालने जाता ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ जीएसटी वाले ही डालते होंगे ना, एग्जामिनर जाएगा रेट डालने ना कस्टम। नहीं सर, ऐसा नहीं है। जैसे मैं अभी एसआईबी में था, एसआईआईबी, और इससे पहले एआईयू में, हम जो भी केस करते हैं, अब उससे लीड मिला, जैसे फॉर से जो एक्यूज्ड है उसको जो सामान था उसने किसी थर्ड पर्सन एक्स पर्सन के कहने पे बुक किया था केस, वो लेके आया था कंसाइनमेंट।
तो उस एक्स का एड्रेस हमें उससे मिला, हाँ, उसको हम छोड़ नहीं सकते, उसे हम रिमांड पर ले रहे हैं। अच्छा। उससे आगे फर्दर एग्जामिनेशन चालू है। जो इंसान बाहर आ रहा है या उसका घर का जो एड्रेस मिला है वहां रेड हम तुरंत मानने जाएंगे, सेम टाइम टीम जाएगी अच्छा, वो custom की? हाँ एग्जैक्टली अब वो हमारे जुडिक्शन में है तो हम डायरेक्ट करेंगे। अब जैसे उन स्टेट्स में जहाँ कस्टम ही नहीं है, जैसे दिल्ली। जैसे दिल्ली हो गया, हाँ, तो हम डायरेक्ट वहां पे रेड मारने नहीं जाएंगे, हम वहां जाएंगे कंसर्न जीएसटी कमिश्नरेट में। अच्छा। वहां हम लेटर से अप्रूवल लेंगे वहां के कमिश्नर हेड से, वो फिर उनकी टीम हमारे साथ हमें असिस्ट करेगी, फिर हम उन काम सारे वही करेंगे। वहां मान लेते हैं उस रेड में हमें कुछ सीज करने लायक गुड्स मिला या कुछ हमें फर्दर लीड मिला, तो जीएसटी ऑफिसर विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अंडर आवर असिस्टेंस दे विल कंडक्ट द रेड, और फिर वो अपना पूरी सर्च एंड फाइंडिंग हमें फॉरवर्ड करेंगे ऑफिशियली, फिर हम अपना आगे काम करेंगे। ऐसा चलता है। मान ले गौरव, तो सुपरिटेंडेंट है और दिल्ली एयरपोर्ट में मान ले तेरी ड्यूटी है, और मैं मान लेते 2-3 सोने के वो पहन के आ गया, कड़े बड़े दुबई से पहन के आ गया, और तूने कहा कि इसके ऊपर ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। मैंने कहा यार मैं तो दिल्ली से पहन के गया था इसको। हाँ, उसके लिए सर लॉ कहता है कि जब आप ऐसे टाइम पे कहीं बाहर जाइए, मैं बताना चाहता हूँ इससे काफी मैटर्स आए हैं, मेरे टाइम पे भी काफी आए थे, और आज तक आते जा रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस कम होती है। उसका रीजन क्या होता है सर, जब भी आप ऐसी चीजों में, कितना आपके पास ज्वेलरी जितनी है, आपके पास इंडियन मेड ज्वेलरी है, आप विदेश में अपने सो कॉल्ड फ्रेंड की शादी में जा रहे हो, आप सारा लेके जाओगे, क्लोज फ्रेंड की शादी है तो एक डिपार्चर के टाइम पे एक कस्टम्स का छोटा सा कैबिन होता है, काउंटर होता है, जो कभी नहीं दिखता, जो दिखता कभी नहीं है, आप देखना भी नहीं चाहते हैं, और कस्टम ऑफिसर भी बहुत एक आधी बैठा होता है वहां, लेकिन उनका काम यही होता है कि आप जाएं, आप सेल्फ डिक्लेयर करें, और अगर मान लेते हैं आपकी फ्लाइट छूटने वाली है, चीजें बहुत बद से बदतर हैं, ऑफिसर चाय पानी करने गया है, आपकी फ्लाइट मिस ना हो जाए, मैं उसके लिए सेफर साइड एक ऑप्शन बता देता हूँ। जितनी ज्वेलरी आपकी वाइफ ने पहन रखी है, आपने पहन रखी, एक सेल्फी ले लो, अच्छा, डेट और टाइम के साथ उस काउंटर के आगे, बस उसमें आपका गोल्ड दिखना चाहिए। दैट विल सपोर्ट यू कि आपने पहले जिस डेट टाइम पे वो आपकी सेल्फी क्लिक होगी उसमें वो दिख रहा है, और वही चीज आप एज इट इज वापस लेके आए। वो तब मैं बता रहा हूँ जब कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, फ्लाइट मिस हो रही है, वरना सबसे बेटर ऑप्शन डिक्लेयर इट ऑन अ सिम। एक छोटा सा 5 मिनट का काम होता है, पेपर पे लिखिए, मेंशन करिए, साइन करिए, ऑफिसर को ज्वेलरी दिखा दीजिए, पेपर दे दीजिए, रिसीविंग ले लीजिए, आप आराम से आइए, ड्यूटी फ्री जाओगे। पर मान लेते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाता, और मुझे लगता है कि 1% तो बहुत बड़ी बात है, 1 लाख में एक आदमी ऐसा करता होगा, बिल्कुल सही बात है ना, वो भी बड़ी मुश्किल चांस। फिर उसके लिए सर हम वैल्यूअर को बुलाते हैं। मतलब वैल्यूअर होता है हमारे पास, गोल्ड वैल्यूअर होता है। लेट से आप गए 10 दिन के लिए, आपकी ज्वेलरी है 5 साल पुरानी, वैल्यूअर आके वैल्यूएशन कर देगा कि ये सर गोल्ड अभी खरीदा ही नहीं गया है, ये बहुत पुराना है इनका। अच्छा, वो बता देगा। दैट विल सेव यू। हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं। उसके अलावा भी बद से बदतर कई बार पैसेंजर ही ऐसा होता है कि सर मैं तो पुरानी लेके गया था, लेकिन हमारे पास वो वैल्यूएशन और दिखने से, क्रूड तो सर जाहिर सी बात है, क्रूड गोल्ड कोई ऐसा तो नहीं है भारत से पहन के जाएगा वापस लेके आएगा। क्रूड आता है, कई बार क्रूड का कड़ा बना के ले आता है कि सर क्रूड नहीं है, मेरी ज्वेलरी है। क्रूड तुरंत पिघलता है, वो तुरंत, मतलब कच्चा सोना। अच्छा, कच्चा सोना। स्मगलिंग मोस्टली कच्चे सोने में होती है। ज्वेलरी तो लोग बस अपने फायदे के लिए लेके आ रहे होते हैं कि चलो कुछ खरीद लेते हैं, इतनी शॉपिंग कर लेते हैं थोड़ा बहुत। स्मगलिंग क्रूड में होती है, और क्रूड देख के पता चलता है, कच्चा सोना तुरंत जैसा भी मोड़ोगे वैसा मुड़ जाता है। अच्छा। पर उसमें भी लोग जान लगाते हैं। फिर क्या है, हमें तो पता है क्रूड है, उसको साबित करने के लिए हम फिर वैल्यूअर बुलाते हैं। वो आगे तुरंत लिख के जाएगा 24 कैरेट क्रूड गोल्ड, और वो टोटली कन्फिस्केशन के लिए जाता है। फिर अच्छा, फिर वो जब्त कर ले, वो जब्त है, सीधे गवर्नमेंट के खाते में जाएगा अगर आप डिक्लेयर करके नहीं ला रहे हो। और गोल्ड क्रूड फॉर्म में अलाउड ही नहीं है। अच्छा, अभी जो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, तो इसमें तुम्हें हेल्प मिलती है जैसे स्मगलिंग चीजों को पकड़ने में, या इस तरीके? या हाँ सर, बिल्कुल मिलती है। जैसे कुछ पैसेंजर्स हैं जो रूटीन में जाते हैं विदेश में, स्मगलिंग के पर्पज से ही जा रहे होते हैं, तो हम कैसे पता करें कौन सा पैसेंजर कितना रूटीन में जा रहा है? जैसे मान लेते हैं आप लेट से ये हर महीने में 3 बार जा रहे हैं दुबई और सामान लेके आ रहे हैं, इसको ट्रैक करता है हमारा API सिस्टम, ऑटोमेटिक पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक सिस्टम है जो सिस्टम बेस्ड चलता है, काइंड ऑफ लाइक कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो उसमें डाटा स्टोर रहता है पूरे ऑल ओवर इंडिया का। वो डिटेक्ट करता है कौन कौन से पासपोर्ट नंबर किस किस कंट्री में कितना फ्रीक्वेंटली विजिट कर रहे हैं। अच्छा, फिर वो पॉपअप हमको दिखाएगा कि ये सच एंड सच नेम के पर्सन, ये पासपोर्ट नंबर, फ्लाइट नंबर ये, सीट नंबर ये दुबई 7 बार जा चुका है पिछले 15 दिन के अंदर। अच्छा। अब वो हो सकता है अपना बिजनेस पर्सन हो, जा सकता हो, लेकिन हम उसको चेक करेंगे तो ऐसे नहीं चेक करेंगे तो हमारी नजर में चोर है या स्मगलर है, तो उसको कैजुअली, बस उसको पता भी नहीं होगा हम क्यों उसे उठा रहे हैं, हम तो सिस्टम बेस्ड उठा रहे हैं। हम उसको फॉलो करेंगे, बाहर आके इमिग्रेशन वाले उसे रोकेंगे, चेक करेंगे। अच्छा, अभी सुपरिटेंडेंट बनने के बाद तुम्हें कुछ फैसिलिटी अलग मिली इंस्पेक्टर से, वर्कलोड वाइज, पैसे वाइज, स्वीप हाँ सर, ये ऐसा है कि अगर पहले हम सेक्शन में पोस्टेड थे तो इंस्पेक्टर पे पूरा ही काम का प्रेशर आ जाता है, केस की IR बनाना,
पंचनामा करना, ये सारा काम इंस्पेक्टर से सारा कराया काम जाता है। इंस्पेक्टर, अरेस्ट करना भी इंस्पेक्टर का ही प्रावधान है। हाँ। तो वो कहते नहीं है सर, जिम्मेदारी वाला काम, नौकरी फसाऊ वाले काम, हाँ, वो इंस्पेक्टर के रहते, यानी पब्लिक से जो इंटरेक्शन है वो इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर का सबसे ज्यादा है। और जो अगर कि कुछ बिल्ली गलत तो आप करोगे, इंस्पेक्टर को मिलनी है। कुछ गलत आप करोगे तो सुपरिटेंडेंट बाद में जाएगा, इंस्पेक्टर का जाना तय है। अच्छा। तो इसीलिए वो एक रोल डिफाइनिंग जो पद है वो है इंस्पेक्टर। लेकिन सुपरिटेंडेंट बनने के बाद आपको थोड़ा लीनियंसी इसलिए आ जाती है कि आप सिर्फ असिस्ट कर रहे होते हैं, डिपार्टमेंट में ऑर्डर्स दे रहे होते हैं कि लाइक ऑफिसर को बोल दिया ये काम कर लो भाई, वो काम कर लो, वो पुटअप करेंगे, आपको बस आगे फॉरवर्ड करना है। तो थोड़ा वर्क प्रेशर कम हो जाता है। अच्छा। आपके पास लोग मिल जाते हैं, 2 इंस्पेक्टर, 1 इंस्पेक्टर, जो भी है वो आपका काम आपकी डायरेक्शन पे कर रहे होते हैं, आप असिस्ट कर रहे होते हैं, सुपरवाइज कर रहे होते हैं, इसलिए सुपरिटेंडेंट बोला जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि इंस्पेक्टर जब तक आप रहो, सुरक्षा से काम करो, जितना जल्दी प्रमोशन ले पाओ ले लो, तो आप थोड़ा फ्रीडम से अपने मतलब टेंशन से बाहर निकल पाओगे। और सुपरिटेंडेंट अपने आप में नाम भी बड़ा है, मुझे लगता है एसडीएम से बड़ा नाम हो जाता है देसी भाषा में, था ना? सर ये सुपरिटेंडेंट है यार। रियली विश के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होता, अगर उतनी वैल्यू हमारी होती, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। सुपरिटेंडेंट बस नाम लंबा है। लेकिन टोल टैक्स वगैरह में, रेलवे में दिखा के सुपरिटेंडेंट बड़ी वो हवा काटा जा वो सकता तो सर अनऑफिशियली अलाउड है, लेकिन ऑफिशियली तो कुछ भी टोल फ्लैक्स में कहाँ कुछ परमिशन है। तो कुछ अलग से कोई फैसिलिटी भी गवर्नमेंट देती है इस प्रमोशन के बाद? नहीं सर, अलग से तो कुछ नहीं मिलता है। अलग से बस पर्क्स एंड बेनिफिट्स में आप देखो तो सैलरी बढ़ जाती है थोड़ा आपका। सैलरी भी इसकी सुपरिटेंडेंट 4800 ग्रेड पे हाँ सर, इंस्पेक्टर 4600, इंस्पेक्टर ये गेस्टेड, हम लोग गेस्टेड हो जाते हैं फिर। अच्छा, सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट गेस्टेड ऑफिसर होता है सर, 4800 प्लस गेजेटेड। फिर अब 4 साल बाद 5400 लग जाएगा। जैसे मेरे को 4 साल होने वाले हैं तो मेरा 5400 जून में लग जाएगा। फिर मैं 5400 ग्रेड पे में तो आ जाऊंगा, लेकिन मुझे IRS बनने में भी काफी टाइम लगेगा। सौरभ तेरा ग्रेड पे कितना है भाई एसडीएम का? 5400 होता है। 5400। तो 4800 वाला गस्टेड कैसे बना? गस्टेड तो 5400 ग्रेड पे वाला होगा ना? नहीं सर, गेस्टेड 48 हर जगह है। इंस्पेक्टर नॉन गेस्टेड पोस्ट वो 4600 में ही रहती है। अच्छा। सब इंस्पेक्टर 4200 है। हाँ। 4800 सिर्फ 1-2 पोस्ट हैं जो ऑल ओवर इंडिया में कहूंगा गेस्टेड में नहीं आती, वरना 4800 हर जगह गेस्टेड, हर जगह गेस्टेड में हर जगह गस्टेड हो। 90%। और जो फ्लैट वगैरह मिलते हैं तुम्हें या एलटीसी वगैरह मिलते वो तो सर सुपरिटेंडेंट और वो इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बराबर, बस ये है सुपरिटेंडेंट को थोड़ा सा बढ़िया BHK वाला भी कभी भी मिल जाता है, वो अप्लाई कर सकता है। अच्छा। और इंस्पेक्टर को 2 BHK 3 BHK 2 BHK मिलता है मोस्टली। और अगर क्वार्टर्स में रह रहे हैं तो वो जैसे क्वार्टर्स इसे बने क्या सैलरी होगी टोटल अभी एज ए सुपरिटेंडेंट? अभी सर मैं जितना मेरे पास इन हैंड आ रही है वो बता सकता हूँ। कितनी? 1,02,000 रुपए 1,02,000 रुपए इन हैंड आ रही है। इन हैंड कटाने के बाद। हाँ, मेरे हिसाब से 1,30 के आसपास तेरी सैलरी होगी। क्योंकि सर सर्विस भी 9 साल हो गए ना। 9 साल अभी आप करंट में अगर आप लगे हुए हो तो कम सैलरी रहती है काफी। कम सैलरी है। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताना कि जैसे मान लो आप एयरपोर्ट पे जॉब कर रहे हैं एज ए कस्टम इंस्पेक्टर या सुपरिटेंडेंट, और कोई ड्रग्स लेके आने लग रहा है, तो आपकी पकड़ तो सोने पे होगी, मेटल पे होगी, ड्रग्स पे पकड़ थोड़ी होगी। वो तो उसकी तो समझ ज्यादा उसको होगी जो नार्कोटिक्स वाला होगा। वो सही बात है सर, बिल्कुल। लेकिन हमारे पास भी वो होता है, हमारे पास डॉग्स होते हैं जो पूरी तरह से इसी में क्वालिफाइड होते हैं कि वो ड्रग्स को डिटेक्ट कर पाते हैं उसकी स्मेल से। और उसका Custom वाले नाम रखते हैं? कस्टम वालों के पास होता है। हमारे पास पोस्ट होती है, डॉग हैंडलर एक पोस्ट है। अच्छा। वो ऑफिसर का काम ही यही रहेगा, अपने डॉग को इधर उधर मूव कराते रहना पूरे एयरपोर्ट पे, हर फ्लाइट के पास, लोगों के पास। वो जहां भी भौंकेगा, मतलब जाहिर सी बात है वो तभी, वो बहुत शांति प्रिय होता है, उसको ट्रेनिंग इसी बेस पर दी जाती है कि अगर वो भौंक रहा है तो 90% ड्रग्स होगा। अच्छा। फिर उसके लिए तुरंत हमें डिटेक्ट करके केस बुक करना होता है। और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्री इन्फॉर्मेशन आ गई तो हम उसे NCB को ही फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर ज्यादा बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ा ड्रग का कंसाइनमेंट का कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हो रहा है अच्छा, तो हम उसे NCB को भी हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। और अगर मान लो जैसे कुत्ते ने भौंका और तुम्हें पता चल गया कि हाँ इसमें हो सकता है, तो उसको फिर चेक कैसे करते हो कि ये चरस है, गांजा है, कैसे? जैसे फिल्मों में लगाते हैं, इस पे रखते हैं, फिर तो ऐसा नहीं, सीखा होता है, कैसा है तुम्हारा? नहीं सर, वो हमारा डिपेंड करता है कि प्राइमा फेशिया जब हम लोग ऑन द स्पॉट केस बुक करते हैं हाँ। तो बस हम उस डॉग के ही एविडेंस को एविडेंस मानते हैं। अच्छा। रीजन बिंग कि वो डॉग अगर बात किया है तो जाहिर सी बात है वो तभी करेगा जब वो ड्रग्स होगा। और सर एक होता है एक्सपीरियंस, काम करने के बाद बिना सुन के देखने से पता चलता है कि ये क्या हो सकता है। अच्छा, ड्रग्स होगा। हाँ ड्रग्स होगा, वो देख के पता चलता है। काफी केस कर लेता है डिपार्टमेंट तो समझ जाता है कि ये ड्रग्स है। टेस्ट करना, स्मेल करना हमारे किसी प्रावधान में नहीं है, वो करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब वो केस बन जाता है वो प्राइमा फेशिया बस इस केस में बुक होता है कि वो स्टैंड तभी करेगा जब हम उसका टेस्ट रिपोर्ट लेके आ जाएंगे। तो हम टेस्ट रिपोर्ट के लिए उसका सैंपल भेज, तुरंत सैंपल भेज देते हैं। वहां से वंस इट इज कंफर्म, वो तब तक तो हम उससे प्राइमा फेशिया उसमें बुक कर देते हैं केस, फिर वो स्ट्रांगली हम उसमें ढुलाई कर। मान लेते हैं कि किसी आदमी को तुमने पकड़ा, तो उसको तुम अरेस्ट कर लेते हो या उसको छोड़ देते हो कि चल तेरी जब रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे इस काम? नहीं सर, अरेस्ट तो वो तुरंत ही हो जाता है। और वो रिपोर्ट कब तक आएगी? रिपोर्ट भी सब तुरंत आ जाती है।
वो क्या होता है कि अगर डॉग ने बता दिया कि वो बाघ किया हुआ है, टेस्ट रिपोर्ट के लिए हम उसको लोकल अपनी मुंबई वाले ही लैब रिपोर्ट में भेज देते हैं। उसका सर जब ड्रग का केस बनता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने में ही 24-48 घंटे लगते हैं। अच्छा। और ड्रग केस की रिपोर्ट हम उधर तुरंत के तुरंत भी मंगा लेते हैं। वो सबके बाद अगले दिन टेस्ट हो जाता है, सुबह तक दोपहर तक वो रिपोर्ट आ जाती है। प्राइमरी फेशियल बुक हो गया तो हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अगर वो बाद में रिपोर्ट बड़ी कहीं CRCL दिल्ली वगैरह भेजी जा रही है और रिपोर्ट में वो चीज एज इट इज कंफर्म नहीं हुई जिसके इसके लिए हमने बुक किया है, या वो बेलेबल है, तो बाद में वो कोर्ट से छूट जाएगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि मान लो कि आप एयरपोर्ट पे ड्यूटी कर रहे हैं और मेरे इधर से किसी टीचर ने फोन कर दिया कि यार गोल्ड ला रहे हैं तो दूध थोड़ा देखियो, या किसी बिजनेसमैन ने या किसी पॉलिटिशियन ने कि गौरव यार देखियो थोड़ा लेके आ रहे हैं, तो ऐसा कभी आता कौन? आता है सर। तो क्या क्या करते, छोड़ते हो कि नहीं? मैं सब बिल्कुल हाँ बोल देता हूँ। हाँ। फिर उसके बाद में फोन तो हाँ बोल के काट देता हूँ। काम मैंने आज तक नहीं किया होगा। सामने वाले को सिर्फ इतना ही बोलना होता है, सर मैं देखता हूँ, देखते हैं। बस इतना ही बोलना जाता है, सर मैं देखता हूँ। लेकिन लॉ के हिसाब से अगेंस्ट में भी जाओगे, किसी भी फेवर भी करोगे, आपको नहीं पता ना। देखो फैक्ट क्या है सर, आपने अपने भरोसे के आदमी पे भरोसा करके मुझे फोन कर दिया, आपको नहीं पता वो बंदा वहां से क्या क्या कुछ लेके आ रहा है। आपको सिर्फ इतना पता है जितना उसने आपको बताया है। जितना मुझे पता है वो उतना जितना आपने मुझे बताया है। मैंने कई अपने साथ के ऑफिसरों की फाइल खुलते हुए देखा है इस केस में कि लोग दूसरे के भरोसे में आके उसको थोड़ा भी प्रोटोकॉल दे जाते हैं और वो काम, जैसे किसने बोला एक बढ़िया थोड़ा सा सस्ता सा आईफोन है दोस्त वो लेके आया है, छोड़ देना। छोड़ा तो आईफोन के लिए, सोचा था, निकला उसके बाद 2 किलो गोल्ड, कई बार ड्रग्स। उस केस में क्या है, ऑफिसर भी साथ में नौकरी जाती है। तो इससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप सामने वाले को सीधे बोल दो कि सर इट कुड बी वेरी रिस्की फॉर मी ऑल्सो, मैं सर आपको अलग से अपनी जेब से दे सकता हूँ गिफ्ट, पर ये वाला छोड़ दो मेरे कहने से, और उसको जेन्युइन तरीके से जाने दो। अच्छा, कोई ऐसा होता है कि तुम मान लो कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, जैसे मान लो महाराष्ट्र में नितिन गडकरी है और वो आ रहे हैं विदेश से, तो तुम्हारी हिम्मत है सुप्रिंटेंडेंट की कि उनका सामान चेक कर ले? क्या वो स्कैनिंग होके जाते हैं कि बिना सिक्योरिटी चेक? नहीं सर, वो ब्यूरोक्रेट्स में आते हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट्स में आ गए वो, तो एज अ लाइक मंत्री हैं, मंत्री पद हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, इन लोगों को चेक करने का कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा। जिसके पास ब्यूरोक्रेट पासपोर्ट होता है, लाइक अदर एम्बेसीज से लोग आ रहे हैं, अदर कंट्रीज से आ रहे हैं, हम उनको चेक नहीं कर सकते, उनका बैग स्कैन भी नहीं होगा। They will get high Z plus security as well as protocol from customs as well as inside the Department of Police also, everywhere. But if you have a specified information against a person who is having a diplomat passport also, but still you have a basic information, accurate information कि इनके पास इतना गोल्ड है, वो फिर आपकी एक जॉब को लेके दाव है कि अगर आप रोकेंगे, मिल गया आप हीरो हैं, नहीं मिला तो आपकी नौकरी गई, सस्पेंड होना तय, फिर आप अपने रिस्क पे हाथ डाल दो। अब मुझे एक बात बताने है डिप्लोमेट पासपोर्ट पे, जैसे मान लेते हैं सौरव का सिलेक्शन हो गया असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर MEA में, ठीक है, और इसकी ट्रांसफर हो गई, मान लेते हैं अमेरिका इसका पोस्टिंग आ गई MEA में, तो इसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया, इसकी वाइफ को भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया, इसके बच्चों को भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया, और इसके बच्चे कुछ लेके आ रहे हो तो तुम तो हाथ भी नहीं लगाओगे क्योंकि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट से जिसके पास रहेगा उसको हाथ ना लगाने का मतलब, उसको हाथ लगा सकते हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड, विदाउट इंफॉर्मेशन आप उनको हाथ नहीं लगाएंगे, ऐसा रूल है जो हम लोग फॉलो करते हैं। और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी अच्छी पोस्ट पे कोई सामने वाला इंसान है, इंटरनेशनल लेवल पे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो इन सब चीजों को नहीं करेगा। लाइक वो अपने देश का तो बहुत सम्मानजनक पद पे है, वो तभी पहुंचा होगा जब उसने अच्छे काम किए होंगे, तो वो एक धारणा है जिस बेस में हम हाथ नहीं डालते। और वैसे भी एयरपोर्ट पे हमेशा IB के लड़के काम करते रहते हैं। वो इंटेलिजेंस हर जगह है सर, इंटेलिजेंस हर जगह। रॉ IB आपके नोटिस में कभी नहीं आएगी, इंटेलिजेंस हर जगह है। अच्छा, रॉ IB दिखती नहीं है? दिखती वो कभी नहीं दिखेंगे, वो अपना बहुत ही शांति तरीके से अपना काम करके जाएंगे और आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, क्योंकि उनको भी तो इंटेल गैदर करना है। इंटेलिजेंस ऐसे उनकी नजर तो तुम पे भी रहती हो? सब पे रहती है सर। तुम अगर कोई पैसा वैसे पकड़ते हो तो बिल्कुल तुम पे भी नजर रहती है। हमारा तो अगर केस बुक होता है तो हमारा CISF वाले हमें रिपोर्ट करने आते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बता के जैसे तूने 5 साल कस्टम में ड्यूटी की, उसके बाद तू SDM बना, तो तेरे को हेक्टिक कौन सा ड्यूटी लगी? SDM की हेक्टिक लगी या कस्टम इंस्पेक्टर की ड्यूटी हेक्टिक लगी? सर SDM की हेक्टिक है ड्यूटी, क्योंकि कस्टम्स में सैटरडे संडे यहाँ दिल्ली में ऑफ था। अच्छा। चाहे कस्टम्स में रहो या GST में, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। केवल एयरपोर्ट पे शिफ्ट ड्यूटी रहती है 12 घंटे की, तो उसमें सैटरडे संडे नहीं, शिफ्ट जब आएगी तब आपको आना है। और SDM में? SDM में सर कोई छुट्टी नहीं है,
अच्छा। संडे भी रहना होता है, और इमरजेंसी जो भी सिचुएशंस रहती हैं, जैसे कहीं कोई, जैसे हमारे यहाँ वहाँ यमुना नदी है, तो उसमें जैसे अभी त्योहार था, तो आए त्योहारों में घटनाएं घट जाती हैं, नदी में कोई डूब गया, तो उसमें फिर हमारा समय लगता है, क्योंकि फिर अगर नहीं मिली, एसडीएम का क्या काम? सर उसमें आपका सुपरविजन रहना है, आपको देखना है, उसकी डेड बॉडी नहीं मिली तो आपको एनडीआरएफ को बुलाना है, उनके वो साथ तो उसको सारा ढूंढना है, SDM का सारा काम है। एसडीएम का काम है। उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद आपको जो आगे जो शासन की तरफ से जो योजनाएं होती हैं उसमें उसको फिर लाभ देना इसका होता मतलब एसडीएम उस सारे महकमों को कोऑर्डिनेट है, करेगा। सारे कोऑर्डिनेशन। आपको सब लॉ एंड ऑर्डर आपको देखना है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया और कुछ लोग धरने पे बैठ गए, या कुछ दंगा जैसी सिचुएशन है, वो आपको सारी चीज़ों में आपको सुपरविज़न करना है। भले ही वो पुलिस का काम है, पर आपको अपने जुरिडिक्शन में आपको सारी चीज़ों को सुपरवाइज करना है। तो ऐसे तो मान लो सुबह 8 बजे आए और रात को 9 बजे कोई घटना घट गई तो तुम्हारे तो पूरी रात भी जाएगी, पूरा दिन भी क्या? बिल्कुल सर, ऐसा होता है सर। कभी कभी संडे का दिन रहता है, संडे के दिन कोई घटना घट जाए तो आपको जाना पड़ेगा, और जाते भी हैं सर। और ऑफिस टाइमिंग तुम्हारे होते हैं? ऑफिस टाइमिंग्स कुछ नहीं होते हैं हमारे। लगातार ड्यूटी है? वैसे नॉर्मल टाइमिंग्स होते हैं, सुबह 10 बजे ऑफिस में जाना होता है, लेकिन अगर सुबह में कोई इंसिडेंट घट जाता है तो आपको जाना है। अच्छा सौरभ, तेरा जो तुम्हारा जो मेनली काम है वो पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा होगी तुम्हारी तो, जी जी क्योंकि तुम्हारे पास तो मुझे लगता है फरियादी बहुत ज्यादा आएंगे, जी सर। क्योंकि जमीन जायदाद का झगड़ा है तो एसडीएम के पास जाना, पुलिस का केस है तो एसडीएम के पास जाना है, कोई और चीजें हैं तो एसडीएम के पास जाना है, अगर किसी को अच्छी चीजों का कुछ काम करवाना है, जैसे किसी गांव में लाइब्रेरी खुलवानी है, कुछ भी करवाना है, विकास से जुड़ी परियोजना है तो एसडीएम के पास जाना। तो तुम्हारे पास तो मतलब फरियादियों की संख्या बहुत ज्यादा होती होगी, और फरियादियों के साथ साथ तुम्हारे ऊपर तो फिर पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत आता होगा, क्योंकि अगर मान लेते हैं एक गांव में 2 लोग हैं तो एक आदमी को एक पॉलिटिशियन क्या कोई फेवरेट होगा, वो दूसरा उसके अगेंस्ट होगा तो पॉलिटिशियन उसके लिए करता होगा, तो तुम्हारे पास तो लगातार इस तरह के इन्फ्लुएंस आते होंगे। बिल्कुल सर, ऐसे केसेस आते हैं। और जैसा आपने सर बताया, जैसे कोई भी विभाग है, जैसे उसको कोई ज़मीन चाहिए, स्कूल बनने के लिए ज़मीन चाहिए, तो डिपार्टमेंट तो वो एजुकेशन का है, पर लैंड क्योंकि तहसील में हम लोगों को ही देखना होता है, लैंड रेवेन्यू, तो कोई भी जितनी भी सरकारी ज़मीन है उसको किसी विभाग को देना है तो वो हमारे प्रस्ताव से ही आगे जाएगा। तो वो काम हो गया। उसके अलावा किसी भी समस्याएं, जैसे कि किसी का राशन आना है, उसकी समस्या है, किसान क्रेडिट कार्ड बनना, किसान सम्मान निधि योजना से लाभ लेना है, वो हो गया, या जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, अगर उसको नहीं लाभ मिल पा रहा है और कंसर्न डिपार्टमेंट में उस आदमी को वहाँ से उसको राहत नहीं मिल पा रही है, तो सबसे पहले वो तहसील में एसडीएम के पास या जिले में डीएम साहब के पास जाता है। तो यही दो सबसे ज़्यादा पब्लिक के सबसे ज़्यादा गैदरिंग वाले या सबसे ज़्यादा ग्रीवांसेस जो आते हैं वो तहसील और जिले में डीएम साहब के पास। और एसडीएम के पास तो इसका मतलब फिर बहुत सारे जो जैसे स्टेट में गुंडागर्दी होती है, शुक्र की अच्छी बात यह है कि यूपी में वो बहुत कम हो गई है शायद, है ना, हमें तो नहीं दिखाई देती है, बहुत कंट्रोल हो गया। तो पहले तो एसडीएम के ऊपर इस तरीके का भी बहुत प्रेशर होता होगा जो ये गैंगस्टर वगैरह रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। पहले के समय में, आज से 10-15 साल पहले काफ़ी कुछ था, लेकिन अब लॉ एंड ऑर्डर जैसा इशू बहुत कम है यूपी में, और जो भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो लॉ के हिसाब से हम लोग जो भी कार्रवाई करते हैं उसमें ऐसा कोई तो आप लोगों को situation प्रोटेक्शन मिलती है पुलिस वगैरह की नहीं। सिक्योरिटी? जी सर, हमें 6 स्टाफ मिलते हैं, अभी होमगार्ड रहते हैं 6 सिक्योरिटी में, और बाकी अगर ज़रूरत पड़ती है कहीं ऐसी सिचुएशन है, हम लोकल पुलिस को भी एसएचओ के साथ जाके कितना भी फोर्स मंगा के तब जाते हैं। सपोर्ट बिल्कुल सपोर्ट रहता है, बिल्कुल। और आप लोगों को वैसे सरकार की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है? जैसे एज ए एसडीएम सर, हमारा घर मिल जाता है और गाड़ी हमें मिलती है, क्योंकि घर बंगला मिलता है या फ्लैट मिलता है? बंगला मिलता है। अच्छा, बंगला मिलता कहीं कहीं बड़े मेट्रो सिटीज़ में, गाज़ियाबाद हो गया, नोएडा, यहाँ मैं नहीं कह सकता है, वहाँ शायद फ्लैट भी सिस्टम होगा, लेकिन जो छोटे शहर हैं उनमें अभी भी बंगला है एसडीएम का। घर मिलता है, इंडिपेंडेंट हाउस, और फोर्स हमें मिलती है, सिक्योरिटी हमें प्रॉपर मिलती है। इसके अलावा सर हमें गाड़ी मिलती है, ड्राइवर मिलता है, क्योंकि कभी गाड़ी भी कौन सी मिली हुई है? गाड़ी सर बोलेरो होती है, एसडीएम बोलेरो, या कहीं जगह टाटा सुमो भी होती है, पुरानी जो मॉडल है। तो तू तो मेरा भोला आदमी, यहाँ तो कैब के पकड़ के आया है। अगर गौरव जैसा एसडीएम होता तो मेरे यहाँ पे हलबत्ती टू टू करने लग रही होती है। अरे नहीं सर, बहुत दूर भी पड़ जाता। पर फिर भी हर एक भगवान किसी को देता भी इसलिए है कि वो उसे डिजर्व करता है, एग्जैक्टली है ना, ये बच्चा उसको डिजर्व कर रहा है इसलिए इसको मिल रहा है। मतलब बिल्कुल देसी हिसाब से कपड़े पहने हुए हैं, देसी तरीके से, और व्यवहार में भी नन्ही सारी चीजों में है। तो तुझे तो कभी तेरी पर्सनैलिटी देख के लगता भी नहीं कि तुझे लाल बत्ती का कभी शौक रहा होगा? सर इस तरह का कभी मैंने सोचा नहीं, बस ये था कि
पढ़ाई में कर रहा था तो लगातार ये था कि कुछ और बेहतर अगर हो सकता है तो उसके लिए प्रयास करूं। और जैसे ये जॉब जो थी मेरी पहले वाली, इसमें इसमें एक दायरा था मेरा कि मैं इस सेक्टर में ही काम कर रहा हूँ। हमारे पास जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं को मुझे देखना है, लेकिन इस नौकरी में आके दायरा बहुत बड़ा है। जैसे आप हर डिपार्टमेंट की जो समस्या है उनको आप लोगों को, वो आपके पास आएंगे, उनको आप सुन सकते हैं। और कहीं भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले आप ही वहाँ पे देखने वाले होते हैं। तो यहाँ पर दायरा बहुत बड़ा है और काम करने का बहुत वाइड स्कोप है, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है। ज्यादा सेटिस्फेक्शन। और सर मुझे बताना कि जो तुम एसडीएम होते हो, एसडीएम इमीडिएट रिपोर्ट किसको करता है ऊपर? एसडीएम की जो रिपोर्ट होती है सर वो डीएम साहब को जाती है। अच्छा, डीएम जिले में आईएएस लगा होता है। जी जी जी, जो जिले में डीएम होते हैं उनको हम रिपोर्ट करते हैं। कोई भी मैटर होता है हम उनको भेजते हैं, तो सारी रिपोर्टिंग हमारे डीएम साहब को होती है। डीएम साहब के माध्यम से मान लीजिए कोई चीज़ शासन को जानी है तो डीएम साहब के साइन से जाएगी। डीएम साहब के साइन से जाएगी। और जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और हमने अपने जमीनों के झगड़े वगैरह बहुत देखे, तो हमें पता है कि हमारे यहाँ पटवारी बोलते हैं, तुम यूपी में हमारे यहाँ लेखपाल बोलते हैं। लेखपाल होती है, इसकी बड़ी वैल्यू मानी जाती है। जी बोले एसडीएम से बड़ी वैल्यू पटवारी रखता है, इसने जहाँ जमीन नाप दी वहां हो गई। जी जी जी। तो एक बार मुझे एक क्रम बताना कि जैसे लेखपाल होता है, एक नायब तहसीलदार होता है, एक तहसीलदार होता है, तो एसडीएम इनसे ऊपर ऊपर रहता है, मैं नीचे बता प्रमोशन में रहता है? इसमें सर एक तहसील में जो स्टाफ होता है हाँ, सबसे नीचे होता है लेखपाल। लेखपाल के ऊपर होते हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर, बोलते हैं, कानून को बोलते हैं हमारे यहाँ। आरओ जिसे हम आरओ जो रहता है। जो राजस्व निरीक्षक हिंदी में बोलते हैं उनको हिंदी में कानून गो भी बोला जाता है। ठीक है। वो लेखपाल जब 15 साल की सेवा के बाद वो कानून गो में प्रमोट हो जाते हैं लेखपाल। कानून गो के बाद प्रमोशन से जो बहुत कम उम्र में लेखपाल होते हैं वो नायब तहसीलदार भी बन जाते हैं। अच्छा। वो 2 या 3 साल नायब तहसीलदार रहते हैं। जो एग्ज़ाम दे के आते हैं उनमें डायरेक्ट पद भी नायब तहसीलदार का होता है, तो नायब तहसीलदार डायरेक्ट भी बनते हैं जिनकी रैंक थोड़ा पीछे होती है। उसके बाद जो कानूनगो वाले लोग होते हैं लेखपाल वाले, वो नायब तहसीलदार मैक्सिमम जा सकते हैं 2-3 साल तक, लास्ट में वहाँ से रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद जो नायब तहसीलदार डायरेक्ट आते हैं वो 5 से 6 साल में उनका अभी प्रमोशन होकर वो तहसीलदार बन जाते हैं। तो तहसीलदार जो पोस्ट है वो डायरेक्ट वैकेंसी नहीं है, वो नायब तहसीलदार से प्रमोट होकर बने। अच्छा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तहसीलदार पोस्ट का नहीं है। और एसडीएम में भी जो तहसीलदार होते हैं वो प्रमोट होकर जो नायब तहसीलदार से तहसीलदार बनते हैं, अगले 4-5 साल बाद वो एसडीएम भी बन जाते हैं। तो एसडीएम डायरेक्ट भी आते हैं और एसडीएम नायब तहसीलदार वाले लोग भी प्रमोट होकर बन जाते हैं। और जैसे अब आप आए, एसडीएम डायरेक्ट आए, तो आप लोगों का प्रमोशन क्या रहता है? हमारा 6 से 7 साल में एडीएम हो जाते हैं। एडीएम मतलब असिस्टेंट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एडिशनल, अच्छा, एडिशनल, हाँ, डीएम साहब के जो एडिशनल नीचे एडिशनल पोस्ट होती है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। 6 से 8 साल में हम एडीएम हो जाते हैं। एडीएम होने के बाद उसके 8 से 10 साल, मतलब 15 से 18 साल मान लीजिए। सर्विस के टोटल सर्विस 15 साल से 18 साल के बीच में फिर हम आईएएस कैडर में चले जाते हैं। आईएएस कैडर में फिर आगे चल के उनमें से कई लोगों को डीएमशिप मिलती है, कुछ लोग विशेष सचिव शासन में भी रहते हैं। तो अभी एज ए एसडीएम तुझे कोई ऐसी चीज लगी जो तूने कोई ऐसा काम किया हो कि तुझे लगा कि हाँ यार, मेरा जीवन जीना सार्थक हुआ और मेरा ये काम होना सार्थक हुआ, जो मैंने मेहनत की थी ये मैंने आज जी लिया उस चीज को? कोई ऐसी चीज, किसी का भला किया हो, कोई ऐसा काम जो तुझे लगा हो कि यार मजा आ गया मुझे? सर ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हुए सर। एक इंसिडेंट में ध्यान कर पा रहा हूँ, एक महिला जिसकी ज़मीन पे एक आदमी ने कब्जा करा था और उसके पास प्रॉपर ऑर्डर था, उसके पास एसडीएम कोर्ट से वो जीती हुई थी और ऊपर जाके फिर उसको चैलेंज कमिश्नर साहब के आ गया। कमिश्नर साहब के कोर्ट से भी एसडीएम वाला ही आदेश बहाल रहा। तो वो महिला की ज़मीन पे कब्जा नहीं छोड़ रहा था दूसरा पक्ष। तो महिला काफ़ी परेशान थी और आई, तो हमने उसमें टीम बना के भेजा। टीम ने जाके उसको कब्जा दिलवाया। तो वो महिला काफ़ी खुश थी और उसके चेहरे पर उसने कहा कि मेरा ये काम काफ़ी समय से लंबित था और आपके थोड़े से प्रयास से ये काम हो गया। फिर ये घटना घटी कि मैं 2 दिन की छुट्टी गया हुआ था, तो दूसरे एसडीएम साहब थे जो ज़िले में, वो शहर सिटी में पोस्टेड थे जो। तो कुछ महिलाओं का कुछ इश्यूज था और कई महिलाएं जिलाधिकारी कार्यालय में अपना ज्ञापन लेके इकट्ठी 100-150 महिलाएं आई, उनकी कुछ समस्याएं थी। तो छुट्टी पे था, तो जो एसडीएम साहब थे उन्होंने बताया कि मैं छुट्टी पे था, लेकिन वो रहने वाली मेरी तहसील की थी। तो उन्होंने बताया यार आप छुट्टी पे हैं, यहाँ पे कुछ महिलाएं आती हैं और उनको कन्विंस कर रहे हैं, वो थोड़ा नहीं मान रही हैं।
तो मैंने कहा ठीक है, मैं आऊँगा तब देखेंगे। तो जब मैं आया तो उन महिलाओं में जो लीडर थी वो वही महिला थी जो जिसका मैंने उस दिन काम कराया था। तो अच्छा अच्छा अच्छा। तो जब वो आई और उनको नहीं पता था, उनको लगा जिले में कुछ और समस्या होगी, तो जब उन्होंने मिला तो मैंने उनको कहा कि ये काम के लिए इतना परेशान मत होइए, अब मेरे को बताइएगा, मैं इसको देखूंगा। तो वो तुरंत मान गई। उन्होंने कहा कि अरे आप पे तो हमें पूरा भरोसा है, आप अच्छा सा आप सुनते हैं, और तुरंत वो लोग मान गए और फिर कोई ऐसी समस्या नहीं आई। तो इससे लगता है कि अगर आप दूसरों की हेल्प करने का आपका नेचर है तो रिवर्स होके चीज़ें आते रिवर्स होके मिलता है, वो लोग काम को आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज ये भी बताना कि जैसे एसडीएम एक ऐसी पोस्ट होती है कि हर आदमी का काम, जो हमारे यार रिश्तेदार होते हैं, गांव मोहल्ला होता है, हर आदमी का काम पड़ना है वहां पे। क्योंकि एसडीएम एक वो पोस्ट होगी जिसके नीचे लगभग वो सारे डिपार्टमेंट आते हैं उस पोस्ट से नीचे, जहां सबका काम निकलना होता है। क्योंकि यार रिश्तेदार हमारे ऐसे तो है नहीं कि जिनको इलेक्शन कमीशन में काम हो गया किसी और बड़े अधिकारियों से, एक सामान्य परिवार के लोगों का काम इन्हीं छोटे लेवल पे। तो तेरे पास तो बहुत आते होंगे इस तरीके के। सर बिल्कुल आते हैं सर। जब हमारे यहाँ थाना दिवस होता है, एक तहसील दिवस होता है, तो दूसरे और चौथे शनिवार को ही, शनिवार को होता है थाना दिवस, पहले और तीसरे शनिवार को तहसील दिवस होता है। तो सर उसमें अमूमन जो शिकायतें आती हैं, एक एक तहसील दिवस में 250-250 लोग आते हैं, होते तो उतने मैटर्स आते हैं, फिर उनको एक एक को हम रिपोर्ट लगवाते हैं। तो शिकायतें हर डिपार्टमेंट की आती हैं। किसी को पेंशन नहीं मिल रही है वो आएगा, किसी विधवा पेंशन मिलनी है वो महिला आएगी। तो वहाँ लोग आते हैं और उन पे अगर हम एक्शन लें तो कई लोगों की समस्याओं का हल भी वहीं से हो जाता है। नाइस। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताना कि जैसे हमारा मैं एज ए टीचर, हमारी परसेप्शन उतना ही है जितना मूवीज में दिखाया जाता है। तो जब जमीन के झगड़े होते हैं तो दो पक्ष बोल रहे होते हैं, तो दोनों ही हमें लगता है कि जब इसकी सुन रहे होते हैं तो ये ठीक बोल रहा है, जब इसकी सुन रहे होते हैं तो लगता है यार ये ठीक बोलने लग रहा है। तो तुम्हारे पास तो ये काम रोज होते होंगे, रोज का सर। है ना? और तुम्हारे पास तो एक से एक गौरव जैसे तुर्रमखा वकील भी आते होंगे जो पूरा ज्ञान लेके आते होंगे इधर उधर से घुमा के और तुम्हारे ऊपर दिखाते होंगे ये चीजें ऐसे। तो तुम वहां अपना जजमेंट कैसे, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके आधार पे तुम डिसीजन लेते हो? जैसा सर आपने कहा, जब शुरुआती नौकरी थी तो मैं भी यही देखता था कि इसको सुन रहा हूँ तो ये ठीक है, उसको सुन रहा हूँ। फिर इसका एक तरीका हमने डेवलप किया। इसका तरीका यह है, जब एक पक्ष आता है तो वो अपनी बात रखता है हाँ। कि मेरी ज़मीन पे कब्जा हो गया। आप जब तक दोनों पक्षों की जांच न करा लें तब तक कोई भी डिसीजन ना लें। तो हम क्या करते हैं, उसमें एक रिपोर्ट मंगाते हैं। तो कई जगह जो आता है वो उसकी बात ठीक होती है, कई ऐसे भी प्रकरण हैं जिसमें वो गलत भी होता है। उसने ऐसा मैटर है कि एक ज़मीन है जिसमें दो ज़्यादातर पारिवारिक विवाद होते हैं। तो एक भाई ने अपने पिता की ज़मीन में अपना घर बना लिया, अब दूसरे को नहीं बनाने दे रहा है। वो दूसरा बना रहा है, उसका पैसा जब आ गया, आवास आ गया शासन से, उसको पैसा मिल गया, उसको घर नहीं बनाने दे रहा है कि ये मेरे घर पे कब्जा कर रहा है। अब एप्लीकेशन पढ़ के नहीं समझ में आता है, तो जब लेखपाल जाता है, मौके की रिपोर्ट आती है कि सर इसने अपने में बना लिया है और दूसरे को नहीं बनाने दे रहा है, तब फिर जब उसकी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के बाद वो व्यक्ति गायब हो जाता है। तो बस इस तरह की समस्या आती है। अगर उनकी रिपोर्टिंग अच्छे से आप करा रही, चीज़ें बिल्कुल सॉर्टेड होती हैं, कोई दिक्कत नहीं। और घर परिवारों के झगड़े होते हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि वकील सबको ही जिताते हैं। जी। हमारे गांव में एक कहानी थी कि मतलब एक जानकार था, उनके यहाँ था क्या कि मकान था ऐसे, तो मकान का छज्जा था। तो थोड़े दिन पहले मुझे वो मिला दूसरा पक्ष, तो उसने मुझे बताया बड़ा इंटरेस्टिंग। उसने कहा एक पड़ोसी था बड़ा भाई, उसने मकान बनाया, तो जो छोटे वाला था उसने क्या किया, इसके छज्जे के ऊपर अपने छज्जे की दीवार बना दी। तो वो उसकी समझ गए, छज्जे पे दीवार बना दी। तो छोटे वाले बड़े वाले भाई को किसी वकील ने मिला, गौरव जैसे वकील ने कहा अरे इसका मकान तो मैं आज ही तोड़वा दूंगा, सो चल मेरे साथ फाइल करवा। तो कह रहा कोर्ट में केस जल गया। बोला आज 12 साल हो गए, मेरी जेब से करीबन 1.5 लाख रुपए खर्च हो गए, दीवार आज भी यहीं की यहीं है और मैं 12 साल से केस लड़ रहा हूँ, छज्जे से दीवार नहीं हटी, आप दोनों ही तोड़ के मकान बना रहे हैं। तो भाई वकीलों को तो ऐसे रहता, तो बड़ी मतलब समझबूझ चाहिए होती है कि इस चीजों में फैसला लिया जाए और इस तरीके से करा जाए। अच्छा, तो एज ए एसडीएम आपके परिवार को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते होंगे सरकार की तरफ से। जो सर सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं वो सारे बेनिफिट्स स्टेट में भी मिलते हैं। अच्छा सारे हेल्थ वगैरह की मिलते हैं? हेल्थ सारा मिलता है, हेल्थ वगैरह की यूपी में मिलते हैं। और बच्चों की पढ़ाई वगैरह में कुछ अलग से रहता है कि नहीं? पढ़ाई का सर थोड़ा सा ये रहता है क्योंकि हमारी पोस्टिंग छोटे कई शहर हैं यूपी में, वहाँ भी रहती है, तो ट्रांसफरेबल जॉब है। थोड़ा सा बच्चों की पढ़ाई का इशू रहता है, ट्रांसफर के साथ हमें नए स्कूल में उनको एडजस्ट करना, ये समस्या रहती है। और ऐसा कभी हुआ कि किसी पॉलिटिशियन ने आया और कहा काम कर, नहीं तेरे को वहां फेंकवाऊंगा, ट्रांसफर तेरे को वहां फेंकवाऊंगा?
नहीं सर, क्योंकि मुझे लगता है कि एसडीएम डरता होगा तो ट्रांसफर से ही डरता होगा। सर ट्रांसफ़र तो देखिए हमारा वैसे भी निर्धारित है, 3 साल में हमारा जिला चेंज होता ही होता है, अच्छा और मिनिमम टाइम 4 महीने 6 महीने भी हो सकता है। अच्छा। तो अगर ट्रांसफ़र का भय निकाल दो फिर नौकरी आसान है। और मुझे नहीं लगता तेरे से तो बहस होती होगी, तो वैसे सॉफ्टली बोलता है सबसे। मेरी आज तक किसी से ऐसी बहस नहीं हुई। मैं समझा देता हूँ कि ये चीज़ इस तरह से होने लायक है, तो इसको लोग समझ भी जाते हैं। ऐसा नहीं है, अगले आदमी को अगर समझा देंगे तो वो समझ जाते हैं। और जब इलेक्शन का टाइम होता है तब तो एक एसडीएम के हाथ में वो पूरा, मतलब एक किस्म से हम कह सकते हैं जिले की पावर होती है, जहां जहां उसकी ड्यूटी होती है। तो वहां तो बहुत बड़ा रोल प्ले हो जाता है पॉलिटिशियन के बीच में एक एसडीएम का। कारण क्या है कि जैसे मैं अभी दिल्ली के चुनाव देख रहा था, तो जिस पार्टी के, या हरियाणा में चुनाव देख लीजिए, जिस पार्टी का के पास एसडीएम है, तो आप समझ लो कि उस एरिया में वोट परसेंटेज बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है, जैसे दारू बांटना हुआ, पैसे बांटना हुआ, वोट खरीदना हुआ, दूसरे को किसी तरीके से नीचे दबाना हुआ, तो उसमें तो एसडीएम का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। और यूपी में तो मुझे लगता है पंचायत चुनाव भी बहुत भयंकर रूप से लड़े जाते हैं, विधानसभा चुनाव भी, लोकसभा चुनाव भी। तो वहां पे तो तुम लोगों पे बहुत प्रेशर आता होगा पॉलिटिकली। नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे जो कार्यक्रम होते हैं चुनाव में वो सारे माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित होते हैं। जैसे कि आपने कहा कि इलेक्शन में वोटिंग परसेंट बढ़वाना, तो स्वीप का अभियान पूरे जिले में चलता है। तो उसके तहत हम स्वीप मतलब? स्वीप अभियान होता है जो वोटिंग परसेंट के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए। तो हर जिले में, हर तहसील में, हर क्षेत्र में, नीचे ब्लॉक लेवल तक वो चलता है। अच्छा। तो जो कार्यक्रम निर्धारित होते हैं उन्हीं कैपेसिटी में हम लोग काम करते हैं। जो हमको निर्देश आते हैं उन्हीं का हमें पालन करना होता है। हम अपने मन से कुछ भी, ऐसा लगता है बाहर से कि हम एसडीएम है तो हम कुछ भी कर लेंगे, एक लॉ होता है, एक शेड्यूल होता है, शेड्यूल के हिसाब से चीज़ें आगे चलती हैं। जैसे मैंने 2024 का चुनाव खुद कराया था, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करने का मौका मिला। जैसे उसमें कई सारे हमारे बूथ थे, तो बूथों के लिए भी शेड्यूल आता है कि हर बूथ पे ऊपर से निर्देश आते हैं, सारे बूथ पे लाइट की फैसिलिटी हो, सारे बूथ पे पानी की फैसिलिटी हो, हर बूथ पे कनेक्टिविटी हो, हर बूथ पे इंटरनेट की फैसिलिटी हो, हर बूथ पे कैमरा हो। ये सारे निर्देश माननीय निर्वाचन आयोग के रहे, तो उस पर बहुत ज़्यादा काम किया था और बहुत कुछ सीखने को मिला। कई बार हमने मीटिंगें ली ऑफिसर्स की, ब्लॉक जूम मीटिंग में हर 2-3 दिन में लेके, और एक एक बूथ पे कितने बिजली नहीं है उनको नोट किया, कितनों में पानी की समस्या है, कितनों में पानी की समस्या हल ही नहीं हो सकती क्योंकि पिछड़ा क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो पानी की समस्या है, तो हमने टैंकर वहाँ पहुँचाया। तो वो एक तरह का एक शेड्यूल आता है और शेड्यूल के तहत काम होता है। कुछ भी ऐसा नहीं होता, लगता है कि रैंडमली सब हो जाएगा, रैंडमली कुछ भी नहीं है। एक शेड्यूल है, शेड्यूल के अनुसार ही सारा काम होता है। उस गाइडलाइन के अनुसार हमारी रिपोर्टिंग भी होती है, इतने बूथ पे हमने ये काम करा लिया, इतने बूथ पे ये काम हो गया, यानी वो सब परफॉर्मा है। परफॉर्मा है। और तभी देखो, यूपी आज के समय में बहुत प्रोफेशनल हो गए काम करने वाले। आप जैसे जो नए बच्चे जो बहुत मतलब जोर शोर से काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे कुंभ हुआ था, तो कुंभ स्नान में हम भी गए थे, तो इतनी बड़ी जनसंख्या थी और उसको पूरे स्टेट में कंट्रोल करना, मैनेज करना, और एक आध छिटपुट कोई घटना हुई उसको छोड़ दे तो बहुत बड़े लेवल पे उसको मैनेज किया। तो कुंभ के टाइम पे आप लोगों का कितना टाइम मिलता था रेस्ट का? सर हमारा जो एरिया था, वो कुंभ का जो एरिया था, वहाँ से लगी हुई ही हमारी सब सीमा लगी हुई थी बिल्कुल। तो 60 किलोमीटर का दूरी थी, लेकिन जितने भी आसपास के जनपद थे सभी में होल्डिंग एरिया बनवाए गए थे। अच्छा। होल्डिंग एरिया इन द सेंस कि कभी भी मान लीजिए प्रयागराज में 12 जिलों से रोड आए हैं, कनेक्टिविटी है, प्रतापगढ़ से है, कौशाम्बी से है, और भी जिले हैं, तो हर जिले से जो नियरेस्ट जो अपना 60-70 किलोमीटर का एरिया है, उन सभी में डेजिग्नेटेड एरिया बनाए थे बहुत बड़े बड़े, जिनमें कि वाहन पार्क करने की अगर कोई इमरजेंसी आती है तो वह वाहन खड़े हो जाएं। ऐसे 3 होल्डिंग एरिया हमारे यहाँ बने हुए थे। और जो सबसे ज़्यादा भीड़ हुई थी वो जो 29 तारीख को जो सबसे ज़्यादा बड़ा स्नान था, तो उस दिन हमें भी अपने यहाँ लगभग 8 घंटे कम से कम 3 से 4 हज़ार वाहन खड़े करने पड़े थे, और लगभग 50,000 पॉपुलेशन 5-6 घंटे उनको होल्ड करना पड़ा था। फिर चीज़ें सामान्य हुई धीमे धीमे सारा। तुम लोग कुंभ में गए थे, स्नान करने नहीं गए? हम सर खुद नहीं जा पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और बहुत ज़्यादा दूर से लोग आए थे, इस बार काफ़ी भीड़ थी, तो उनके लिए भी हमें वहाँ पे रहना था, तो उसके बाद फिर हम गए। तो कितने घंटे ड्यूटी कर रहे थे उस समय आप लोग?
उस समय सर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती थी, रात में कोई अगर एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जा रहा है तो, वरना दिन में हम लोग भ्रमण में रहते थे ताकि कोई ऐसी समस्या ना आए। तो रात क्योंकि के इसमें रोड क्लियर कराने बिल्कुल बिल्कुल पुलिस भी हाई अलर्ट पे थी और प्रशासन भी, दोनों लोगों ने मिलकर बड़ा ऐसे काम कराया किया। जी। अच्छा, एसडीएम जैसे पद पे पहुंच के एक बहुत बड़ी चीज होती है देखने को जो मिलती है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके नजदीक आना चाहते हैं, आपके नजदीकी बनना चाहते हैं, है ना। जैसे हम भी बहुत सारे जो यार दोस्त हैं, जो अफसर हैं, उनके साथ बैठे हैं, जानकारों के साथ, तो एक चीज देखते हैं कि उनके अगल बगल में बहुत ऐसे लोग आते हैं जो पानी मारने वाले आते हैं। पानी मारना समझते हो ना, तो झूठी तारीफ करने वाले आते हैं, बटले है ना, बटरिंग करने वाले आते हैं, बहुत सारे गिफ्ट देने आते हैं, बहुत सारा पैसे में प्रलोभन देने आते हैं दूसरे तरीके से। तो उन चीजों को कैसे टैकल करते हो? क्योंकि बहुत एक, जब हम पढ़ाते थे हम, मैं तुम लोगों को, तब मैं हमेशा एक चीज कहता था कि एक सबसे बड़ा हथियार है झूठी तारीफ। झूठी तारीफ करके आप किसी को भी मार दो और बहुत मुश्किल होता है उससे बचना, और जो बच जाता है वो बहुत बड़ा विद्वान होता है। तो तुम लोगों को तो ये चीज बहुत देखने को मिलती होगी। जी सर, आते हैं लोग और झूठी तारीफ भी अगर कोई कर रहा है और उसका काम जेन्युइन है तो हमारे लिए तो उसका काम इम्पोर्टेंट है। अगर उसका काम जेन्युइन है तो हम उसको प्रायोरिटी देते हैं। अच्छा। हो सकता है कई लोग ऐसे हों जिनका पहले काम ना हो पाया हो, जेन्युइन समस्या से वो ग्रसित हो, तो उनको हमें मेरिट पे ही देखना है, हम मेरिट पे ही उसका आकलन करते हैं। और अगर कोई आदमी ऐसे ही खाली आ रहा है तो भाई हम भी दो चार चुटकुले सुना दो, भाई ठीक है, अपना काम तो तुम्हारा भी। कई लोग ऐसे होते हैं आपसे मिलने ही आए हैं, तो ठीक है आओ बैठो भाई, मिलो, अपनी बात करो, जाओ। तो उस तरह के भी लोग हैं, लेकिन ये है कि मेरिट वाले लोग कोई आ रहा है तो हमें उसको प्रायोरिटी देना है। गौरव ने कुछ भेजे हैं ऐसे जो अपने काम निकलवाने आए इसके यार? आज तक नहीं मिले ना। गौरव को पता है कि इसका जो सर- मेरिट वाला काम है वो हो जाएगा, जो नहीं एक होना। काम बोला था सर, मेरिट वाला ही था, बिल्कुल जेन्युइन था ऑन पेपर। मैं कभी फोन नहीं करता, सबसे पहले तो खुद को पता होता है ना कि सामने वाला गलत काम कभी करेगा ही नहीं, तो मैं गलत तेरा तो सर्कल बहुत बड़ा है यार दोस्तों का। सर वो तो कुछ ना कुछ किसी न किसी कांड में फंसे ही रहते हो। मैं सारे सर्किल को ये बात पहले बता चुका हूँ कि मेरा भाई राम है और मुझे तुम रावण ले लो एक बार को, लेकर उनसे गलत की उम्मीद नहीं। सही काम हो, मैं सही कर, मैंने फोन किया, ऐसा नहीं किया भी इन्होंने, सही काम था, ग्रसित परिवार था, उसका काम किया है। और तेरे से उनका कोई काम निकलेगा नहीं, क्योंकि तेरे दोस्त कोई मुंबई से ने तो कोई सामान लाने ले जाने के, अरे सर उनका कोई काम नहीं पड़ता है। तो सारे काम सौरव से पड़ने हैं। तो अभी तक सौरव ऐसा हुआ कि कोई सरकार की तरफ से तूने कोई बहुत बढ़िया कोई ऐसा काम किया हो तो अधिकारी ने तारीफ की हो इन चीजों के लिए कि नहीं यार ये तुमने बड़ा अच्छा काम किया? जैसे हम मूवी के रेफरेंस में पूछ रहे थे, जैसे एक मूवी थी भोकाल करके, यूपी पे ही बेस्ड थी, वेब सीरीज थी, वो उनकी नवनीत सिकारा सर की। तो उनको फिर बाद में बड़ा उनके ऑफिसर्स ने भी रिवार्ड दिया कि यार ये डिस्ट्रिक्ट बड़ा बेकार था और इसमें क्राइम बहुत ज्यादा था, आपने सुधारा। तो ऐसी कोई इंसिडेंट जो हुआ हो इन पिछले 5-6 सालों में आपके साथ? ऐसे सर अभी 4 साल का मेरा टेन्योर हुआ यूपी में, तो जैसे मैंने चुनाव कराया, चुनाव बहुत अच्छे से गया। तो अभी तक सभी सीनियर्स का मेरे पास बहुत अच्छा मुझे प्यार मिला है और जब उनका ट्रस्ट है। तो चुनाव में जब ड्यूटी रहती है तो एज ए एसडीएम रहती है, कोई पोस्ट बदलती है उसमें? सर चुनाव में एसडीएम की पोस्ट को बोला जाता है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ईआरओ, इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ईआरओ का पद देखते हैं हम लोग। जो हमारे तहसीलदार साहबान होते हैं उनको मिलता है एईआरओ, असिस्टेंट ईआरओ। अच्छा। तो वो हमारे साथ होते हैं। और जो हमारे जिले में डीएम साहब होते हैं वो जिले के डीईओ होते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी। तो अच्छा, एक चीज बताना, जैसे एसडीएम है तो एसडीएम के नीचे तो मेरे को लगता है कि आपके यहाँ बहुत सारा स्टाफ होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 100 स्टाफ है, उसमें आपके तहसीलदार भी होंगे, उसमें नायब तहसीलदार भी, लेखपाल भी बहुत सारे हैं। और मान लेते हैं लेखपाल रिश्वत लेते पकड़ा गया, तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई होती है? सर अब जो आप बात कर रहे हैं करप्शन वाला जो इशू है, ये एक इंडिविजुअल बेस्ड है। अगर कोई एक आदमी करप्शन कर रहा है तो उसके लिए दूसरा आदमी जिम्मेवार डायरेक्टली तो नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर ये प्रूफ होता है कि आपने उसको इंटाइज किया है तो फिर आप भी लायबिल होंगे। अगर वो अपनी कैपेसिटी में कर रहा है तो वो उसकी अपनी फॉल्ट है जी। और जो आपकी जैसे एसडीएम है, जैसे आप जिस जगह पीलीभीत में, अभी मैं चित्रकूट में हूँ। चित्रकूट में, सॉरी, जैसे अभी आप चित्रकूट में हैं, तो चित्रकूट में कितने थाने आते हैं जो आपके अंडर रहते हैं? चित्रकूट में सर हमारी सब डिवीजन में 2 थाने पूरे लगते हैं, एक थाना आंशिक लगता है, उसका आधा भाग दूसरी तहसील में आता है। तो वहाँ कोई भी केस होगा जो बड़ा केस होगा जी, उसमें आप इन्वॉल्व रहते हैं, उसको मॉनिटर करना, मॉनिटरिंग करनी होती है। वैसे काम तो प्राइमरली पुलिस का ही होता है, लेकिन लेकिन अगर वहाँ कोई समस्या है तो आप उसको फिर सुपरवाइज करेंगे, देखेंगे उसमें क्या इशू है। अच्छा सर, मुझे एक चीज ये बताना कि जैसे तूने 2016 में तेरी ज्वाइनिंग हुई एसएससी की और उसके बाद तो 2019 में
यूपी पीसीएस का एग्जाम दिया, और जैसे ही मेरी तेरे से बात हो गई कि बीच में तूने पढ़ाई छोड़ भी दी थी, तो बड़ी चीज ये रहती है कि जब आपके अंदर का स्टूडेंट मर जाता है और दोबारा से उसको जिंदा करना, चाहे आपको 2 ही महीने बैठ के पढ़ना हो, लेकिन वो दोबारा से एक बार पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो तूने उसको 5 साल नौकरी करने के बाद एक कंफर्ट जोन में जा चुका था तू पहले से, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की क्या वजह थी? और फिर जो तैयारी की और जो तेरा पीसीएस में सिलेक्शन हुआ, तो मुझे तीनों सवाल का बताना, कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले। दूसरा, कि आज जिस मुकाम पे तू है एसडीएम बना, इसमें तेरी कौन सी ऐसी आदतें थी या कौन कौन सी ऐसे अच्छे काम किए तूने पढ़ाई में जो तुझे यहां तक लेके आए, ठीक है? और तीसरी चीज ये कि लगातार मोटिवेशन कैसे बना रहा कि एक स्टूडेंट अंदर से खत्म होने के बाद से दोबारा स्टूडेंट को पैदा किया, क्योंकि लगातार जब स्टूडेंट तैयारी कर रहा होता है ना, तो उसके लिए एक एसडीएम बनना बनस्पत उस चीज से बहुत आसान है जब एक आदमी पढ़ाई छोड़ चुका और दोबारा से पढ़ना शुरू करे। उस पे बता। सर, इसे जब मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था उस समय कभी ये नहीं सोचा था कि किस स्टेज पे करूँगा, लेकिन दिमाग में बैक में था कि आगे अगर समय रहा तो मैं यूपीएससी की एक बार तैयारी करूँगा। तो एसएससी की प्रिपरेशन के दौरान मैंने अपना ऑप्शनल तैयार करा था, फिलॉसफी। जीएस की मैंने कोई कोचिंग तब तक नहीं ली थी, लेकिन सर क्योंकि इंटरेस्ट था तो यही मुखर्जी नगर में रह के तैयारी की। तो कोई भी अगर फ्री 2-3 डेमो क्लास लेता था तो मैं सब जगह यूपीएससी वाले में पहुंच जाता था। तो थोड़ा सा देखने के लिए कि किस तरह से वो लोग पढ़ाते हैं, क्या सिलेबस है, थोड़ा बेसिक जानकारी के लिए। तो उतना था, लेकिन ऑप्शनल बहुत अच्छे से किया था। ऑप्शनल मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था और मैंने बढ़िया से पढ़ा था। जब एसएससी का रिजल्ट आया 2015 में, तो उसी समय के बाद क्योंकि मैं घर में बड़ा था तो माता पिता की इच्छा थी कि अब शादी का भी, क्योंकि मैं ये मुझसे 3 साल छोटा था, मैं 3 साल बड़ा था, साथ में ही सिलेक्शन हुआ था। तो तुम पहले करोगे तब इनकी शादी करेंगे। तो और वैसे भी परिवार में क्या होता है कि किसी पे जिम्मेदारी दी जा सकती है, दी किसी जा पे नहीं सकती, दी कोई जा नहीं लेता है, कोई ले लेता है। तो वही रहा। तो मैं इसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं हुई। मम्मी पापा ने कहा, और ठीक भी था उनका कहना। तो शादी हमारी फिक्स हो गई। शादी 2016 में मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद, नई शादी होने के बाद फिर मैं थोड़ा सा पढ़ाई से बिल्कुल कट गया था। 2 साल घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, जॉब पे गए, जॉब से घर आने के बाद प्रॉपर घूमना फिरना, बातें करना, यही सब था। 2018 में एकदम से लगा कि चीज़ें बहुत इजी जा रही हैं, मतलब कोई चैलेंज ही नहीं है। जॉब पे गए, आ गए, मस्ती कर रहे हैं, कोई टाइम टेबल नहीं। तो थोड़ा लगा कि एक बार जो फिलॉसफी पढ़ी थी उसका भी कोई यूज़ नहीं रह गया, कहीं लिखने को ही नहीं मिला। तो मैंने कहा एक बार तैयारी करते हैं। तो इस बारे में मैंने अपने घर में चर्चा की वाइफ से। तो वाइफ ने भी कहा कि जो आपको ठीक लगे आप करिए, बिल्कुल फ्री है। तो वहाँ से 2018 जुलाई से मैंने पढ़ाई की शुरुआत की थी दोबारा से। तो शुरुआत में थोड़ा लगा कि चीज़ें थोड़ा भूल से गए हैं, लेकिन क्योंकि लगातार मैं टच में था 2016 तक, तो बीच में भी अखबार तो मैं पढ़ता ही रहता था, अखबार नहीं छोड़ा था। तो फिर से शुरू किया। तो 2018 का मैंने पीसीएस का प्रीलिम्स दिया, 5 नंबर से मेरा रह गया। फिर 2019 में मैंने जब 5 नंबर से रुका, तब भी घर वालों ने कहा कि एक बार और ट्राई कर लो, अगर हो जाता है अच्छी बात है, वरना जॉब तो है ही है। तो फिर मैंने अच्छे से प्रिपरेशन प्रीलिम्स की शुरू की। इस दौरान मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैंने मेंस की कोई भी तैयारी नहीं करी थी, और मेंस मैंने कभी दिया भी नहीं था, ना ही मैंने कोई मेंस की फॉर्मल कोचिंग ली थी। तो मेंस की तैयारी तो मेरे दिमाग में उस समय नहीं थी, पहले था प्री निकले तब आगे देखा जाएगा। तो 2019 का जब प्री दिया तो उसमें भी मेरा 90 के आसपास इस क्वेश्चन बन रहा था, और वैकेंसीज बहुत कम थी। तो मेरे दिमाग में था नहीं होगा, फिर रुकूंगा 2-3 नंबर से। तो प्रीलिम्स देने के बाद मैं अपना मस्त हो गया, शांत हो गया। मैंने फिर पढ़ाई बंद कर दी। मेंस की तैयारी लोग करते हैं प्रीलिम्स के तुरंत बाद, मैंने छोड़ दिया। तो उसके बाद तूने वापसी ड्यूटी पे ध्यान देना शुरू फिर उसके बाद ड्यूटी पे ध्यान देना शुरू कर दिया। और क्योंकि मैं रेंट पे यहाँ रह रहा था, तो घर वालों ने भी यही कहा कि अब आप अपना एक फ्लैट ईएमआई पे ले लो, ताकि हमारी जॉब तो लाइफ लॉन्ग दिल्ली जो नहीं रहता, तो एक घर बनना हो जाएगा, रेंट कब तक दोगे। तो मैं थोड़ा सा उन चीज़ों में भी लग गया। जब मेरा रिजल्ट आया फरवरी में, तो तब तक मैं 2 महीने खराब कर चुका था। ना मैंने ऑप्शनल पढ़ा, ना मैंने जीएस पढ़ी, ये मान के कि मैं फिर रुकूंगा, प्रीलिम्स नहीं होगा मेरा 2-3 नंबर से रुकेगा, ये भी पता था। क्योंकि 90 के आसपास था, वैकेंसी कम थी, मैं मान के चला 92-93 क्वेश्चन जाएगी, मैं 1-2 क्वेश्चन से रह जाऊंगा, ये मेरे दिमाग में था। फिर रिजल्ट आया। तो रिजल्ट वाले दिन शाम को रिजल्ट आया, तो मैं उस रात में सो गया था, नई जॉब से आया, थक के सो गया था। तो अगले दिन सुबह कई लोगों के मैसेज देखे फ्रेंड्स के कि क्या रहा प्रीलिम्स।
तो भी मन नहीं था, क्योंकि दिमाग कभी कभी आपका ये कहता है नहीं होगा, तो ओके, फिर एक बार पहले भी प्रीलिम्स रुका था तो था ठीक है नहीं होगा। तो मैं अपना मॉर्निंग वॉक करके आया तो लैपटॉप खोल के मैंने ऐसे ही देखा, चेक कर लेते हैं, 2 मिनट का काम है, देखा तो उसमें मेरा रोल नंबर आ गया, प्रीलिम्स हो गया। प्रीलिम्स मेरा हो गया। प्रीलिम्स होने की वाइफ ने बहुत खुशी जाहिर की कि आपका तो निकल गया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन मेरे को फिर थोड़ा सा, मैं थोड़ी देर बाद थोड़ा शांत पड़ गया, मैंने कहा अब ये तो हो गया, मेंस तो बिल्कुल ही ये तैयारी, बात फरवरी की है। फरवरी की बात है, अप्रैल में मेंस था। हाँ। तो मैंने कहा अब ये 2 महीने में मेंस, वो भी ऑप्शनल, नहीं रिवाइज किया बिल्कुल भी, अब कैसे होगा। तो मैं अगले दिन छुट्टी लेके ऑफिस से भागा मुखर्जी नगर। मैंने 1-2 कोचिंग के जो नोट्स आते हैं मैंने कहा उतने ही देखे, कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चंस तैयार करके दिया जाएगा, 2 महीने में क्या पढ़ पाऊंगा। लेकिन तभी होली थी मार्च में, होली पे मैं छुट्टी लेके घर गया था, तभी कोविड का लॉकडाउन लग गया, 2020 की बात है, और फिर समय मुझे 4-5 महीने मिल गया। उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन सोर्सेज से 1-2 चैनल यूट्यूब पे थे, उनसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के उनके निकाल के फिर मैंने खुद हाथ से लिखना शुरू किया, क्योंकि मेरी राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं थी। तो मुझे तो अपना हैंड वो सुधारना था कि स्पीड आए पहले, और फिर कंटेंट जो उनका था उस कंटेंट को और फिर करंट अफेयर से उसको लिंक करके मैंने मेंस के लिए 3-4 महीने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, और फिर मेंस दिया तो मेंस मेरा पहली बार में ही मेंस निकल गया। तो इस तरह से जाके फिर मेरा ये हो गया फिर कलेक्शन। अच्छा, और इंटरव्यू में कैसा क्या था? इंटरव्यू में मुझे सबसे सेकंड हाईएस्ट नंबर मिले थे, 100 में से 75 मेरे बैच में 2 लोगों के थे, 2 या 3 लोगों के थे, और मेरे 74 नंबर में जो मिले थे। इंटरव्यू में बहुत अच्छा बोर्ड मिला था, और उन्होंने मुझसे ज़्यादातर सवाल कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे, तो पॉलिटी मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, वहाँ के सवाल मैंने ठीक ठीक बता दिए। अच्छा, तेरा जब एसएससी में इंटरव्यू हुआ था जी, उसमें गौरव के नंबर ज्यादा थे, तेरे नंबर थे इंटरव्यू में? एसएससी का भी इंटरव्यू ध्यान नहीं आया, क्योंकि मेरे 64 नंबर थे। मेंस प्रीलिम्स से बराबर थे, मेंस में 9 नंबर मेरे इंटरव्यू ज्यादा थे, मींस में 9 नंबर तेरे ज्यादा, मेरे ज्यादा थे। मेंस में इसके ये 311 पे थे, मैं 319 इंटरव्यू में मेरे ज़्यादा थे। 320 पे। 320 पे था। और उसका इंटरव्यू में इतना रहा होगा कि यार अगर इंटरव्यू ज्यादा होते तो मेरी रैंक पीछे जाती था। हाँ, नहीं, गौरव के इंटरव्यू में ज्यादा, क्योंकि मैं हमारे बराबर रहे हुए लगभग। इंटरव्यू मेरा ठीक जा रहा था, और पीसीएस में कोई ऐसी चीज जो इंटरव्यू में पूछी गई हो जो जर्नली बताई जा सकती हो? इंटरव्यू में मुझसे कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल पूछे थे, और मेरे ऑप्शनल के सवाल उन्होंने पूछे थे, जर्नल कोई अच्छे क्वेश्चन? लेवल के। एक सवाल थोड़ा सा ऑप्शनल से रिलेटेड है, जनरल भी कह सकते हैं। जब लास्ट क्वेश्चन उन्होंने जो मुझसे पूछा था, उन्होंने थोड़ा फिलोसफी और थोड़ा जनरल मिक्स करके पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड मोरालिटी। अच्छा। अब इसमें मैं डेफिनेशन भी बता सकता था, पर उस समय मेरे को स्ट्राइक किया, एकदम से मेरे को स्ट्राइक आया, तो मैंने उनको एक एग्जाम्पल दे के बताया कि मोरालिटी वो है जो समाज जिसको सही मानता है। जैसे कि जिस पुराने समय में जब सती प्रथा थी, तो उस समय सती प्रथा को भी मॉरल माना गया था। अगर मॉरल नहीं होती तो क्यों हो रही थी, वो मॉरल थी। लेकिन स्पिरिचुअलिटी, राजा राम मोहन रॉय का ये कंसेप्ट कि उन्होंने इसको तोड़ दिया मोरालिटी होते हुए, वो उनकी स्पिरिचुअलिटी मोरालिटी के एक कदम आगे है। और वो स्पिरिचुअलिटी इनर कॉन्शियस के बेसिस पे जो आदमी को ठीक लगता है, फिर वो बाद में मॉरल बन जाता है। तो आज की डेट में मॉरल सती प्रथा हटी, लेकिन वो हटने के बाद मोरालिटी में आ गया। तो उनको इतना अच्छा लगा कि वो सभी लोग स्माइल किए और बोले यू कैन गो। तो मुझे लगा कि वो एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन से वो शायद मुझे थोड़ा सा अच्छा मार्क्स मिला था। और गौरव, तुझसे क्या पूछा था इंटरव्यू में एसएससी में? मेरा तो सर मैंने आपको बताया था, वो वहाँ पे स्पेशलिस्ट होते हैं, और तेरे सब्जेक्ट का एक भी नहीं था। उनके तो बीटेक का था, ये पढ़ाई कर रहे थे, तो इनको दो ये पूरी तैयारी कर रहे थे, मैंने तो पढ़ाई नहीं की थी। तो मेरे से पूछ ही क्या सकते, मुझे पता था होटल मैनेजमेंट क्या होता है सर, सिर्फ 4 ही डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें से सिर्फ मेन होता है शेफ डिपार्टमेंट, या फिर तुम्हारा F&B प्रोडक्शन हाउस जिसमें आप सर्विस वगैरह करते हो। तो मैं चिल था, मैंने कहा ग्रेजुएशन पार्ट इज ओके। जीएस में मेंटली प्रिपेयर था, जीएस से कुछ पूछेगा मुझे मैंने बताना ही नहीं है। मुझे राइटिंग पे अपना इतना पता था कि हम मेंस में इतने मार्क्स आ गए कि अगर कुछ जीएस से पूछेंगे तो मैं जीएस पढ़ी नहीं तो मैं क्यों मुंह खोलूंगा, मैं सीधे स्किप करूंगा। अब वहां पे सर क्या होता है, मैंने इससे पहले इंटरव्यू दिया था सीडीएस का। हाँ सर, मैं एसएसबी आउट हूँ, लास्ट फाइनल डे आउट हूँ। अच्छा, तो इस समय उसका मतलब तो सीरियस हो गया था पढ़ाई में फिर? हाँ, मैंने सीरियस तभी एसएससी का दे रहा था, सीरियस एसएससी के टाइम पे गया हुआ था, लास्ट कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, पीएबीटी पास हूँ मैं, मेरे को लाइसेंस मिला हुआ है सर। तो उस टाइम पे जब 1.5 घंटे का जो इंटरव्यू चल रहा था, तो मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू था, और वो इंटरव्यू मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट इंटरव्यू था।
जो गलती मेरे से वहां हुई थी वो हुई थी कमांड टास्क में। इंटरव्यूअर तो मेरे मुंह पे सरदार जी थे, वो ऑफिसर थे, हायर ऑफिशियल थे, उन्होंने बोल दिया था कि बेटा अगर यही एक पोर्शन पे अगर सिलेक्शन होता तो तू सिलेक्ट है। अच्छा, मेरा वो इंटरव्यू देने के बाद मेरी लाइफ में इंटरव्यू से मेरे को डर खत्म हो गया। गया था। तो मैं बहुत चिंता, मैं अंदर घुसा बैठा, उन्होंने पूछना शुरू किया, तो मुझे ये पता था कि इंटरव्यू अगर मैं उनके हिसाब से फंस गया तो मुझे लो डालेंगे जीएस में। तो मैं टारगेट लेके गया था कि मेरे को उस सेक्टर में खींच के ले जाना है जिसमें मैं उनको धो सकूं, मतलब उन पर मैं हावी हो जाऊं। तो शुरुआत हुई इंटरव्यू की, थोड़ा बहुत पूछा इधर उधर का, तो नॉर्मल से कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने स्किप किए। मैंने कहा सर आई डोंट नो, आई कांट रिकलेक्ट राइट नाउ। फिर एक सवाल आया था जो उस पे था कि गौरव जी, आप गौरव लिखते हैं, फादर का नाम ये है, आप पूरा नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? तो उसमें सर कुछ रिजर्वेशन को लेके बात हुई थी। तो मैंने कहा सर पूरा नाम, मैं वैसे फैमिली यादव है पर मैं नाम में मेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्या ओबीसी सर रिजर्वेशन लेते हो? मैंने कहा हाँ सर मैं लेता हूँ। क्या आप जातिवाद मानते हैं? मैंने कहा नहीं सर, बिल्कुल नहीं मानता हूँ। कि तो आप रिजर्वेशन क्यों ले रहे हैं? मैंने कहा सर जस्ट बिकॉज ऑफ माई फादर, मैं अपने बच्चों को नहीं दिलाऊंगा। अभी तो मैं अपने पापा की सैलरी पर डिपेंडेंट हूँ, मेरे पापा मुझे खर्चा देने के लिए 100 बार सोचते हैं। अगर मैं कल को रिजर्वेशन हटा दूंगा तो मुझे जूतों से और मारेंगे कि आपने रिजर्वेशन क्यों नहीं लिया। मैंने कहा सर ये मेरी फैमिली का कॉल है, बिकॉज आई एम डिपेंडेंट ऑन दैम। जब मेरे बच्चे मुझ पर डिपेंडेंट होंगे तो मैं रिजर्वेशन लूँ या ना लूँ, ये मेरा कॉल होगा। तो मैं तब नहीं लूंगा, तब जातिवाद नहीं मानूंगा। ये तो कोई जवाब नहीं होता। मैंने कहा सर इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी सोच ही यही है। फिर वो बोलते हैं अच्छा ये बताओ क्या किया है तुमने ग्रेजुएशन में? तो पढ़ा उन्होंने, जो चेयरपर्सन थे बीच में बैठे थे, तो उन्होंने वो सवाल पूछा था, वो सर आपने पहले भी बताया, मैंने आपको बताया कि अगर मान लो मुझे कब्जरवादी की बीमारी है तो यार मुझे क्या खाना चाहिए। सवाल हालांकि सर ये होटल मैनेजमेंट का नहीं है, जस्ट बिकॉज होटल मैनेजमेंट डजंट डील विद व्हाट टू ईट व्हाट नॉट टू ईट, वी आर देयर टू प्रिपेयर द फूड। हम अपना बेस्ट देंगे चाहे वो आपको कितना भी नुकसान करे, हमें खाना बेस्ट बनाना है। लेकिन उन्होंने पूछा तो मैं क्यों बोलूं कि मुझे नहीं आता। मैंने सर उनको जो मन था मैंने वो बोला, मुझे भी नहीं पता, आज भी नहीं याद मैंने क्या बोला था। फिर उसके बाद वो बोलते हैं अच्छा और क्या क्या आप होटल मैनेजमेंट में किए? तो मैंने बताया अगर फ्रंट ऑफिस में ये काम होता है, ये ऐसे ऐसे होता है, ये ऐसे ऐसे होता है। तो वो चारों फिर आपस में पूछते हैं कि यार तुम्हारा बैकग्राउंड ऐसा है कि तुमसे हम पूछें क्या? मैथ्स पूछ नहीं सकते, तुम मैथ्स पास करे होगे तभी यहीं आए हो, बाकी तुमने कुछ लाइफ में पढ़ा नहीं, 12 तुम फेल हो चुके हो, तुमसे हम क्या पूछे? मैंने कहा सर जो आपने पूछा अब तक वही काफी है, उसमें ही हो जाना चाहिए। कह रहे अच्छा कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्क्स आप हमसे? मैंने कहा सर मुझे बस पोस्ट चाहिए। मैंने सीरियसली बोला था, मैंने कहा सर मुझे एक पोस्ट चाहिए व्हाइट यूनिफॉर्म वाली, और सर आप मुझे फेल भी करेंगे तब भी मिल जाएगी। अच्छा, क्योंकि रिटन मार्क्स पता थे ना सर मुझे। मैंने बोला सर आपके सबसे न्यूनतम मार्क्स का उस टाइम पे सर वो आया था, एक प्रोविजन आया था कि आप किसी को फेल नहीं करते, मोदी जी ने करवा। वो प्रोविजन ये था कि अगर कोई बच्चा मेंस क्लियर करके आ रहा है तो आप उसको पासिंग मार्क्स देंगे। पासिंग मार्क्स बोली नहीं 30 और 33। तो बस मेरी पोस्ट में स्टेट चेंज हो सकता है कि मुझे चेन्नई में मिलेगा, व्हाइट यूनिफॉर्म तय थी और मैं उसमें सेटिस्फाइड था। मैंने कहा सर कुछ ही मिल जाए अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मिलना तय है। तो वो भी ऐसे कि ऑल द बेस्ट, आप जा सकते हैं। मैंने कहा थैंक यू सर। फिर उन्होंने अपने हिसाब से नंबर दिए थे, ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं। सर अभी आपने जो ये सवाल पूछा कि इतने समय बाद मोटिवेशन कैसे आया, सर इसका ये है कि जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो मैटर नहीं करता समय। आपको अगर कोई चीज़ में इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट अगर कोई है तो वो आपके पास आएगी। दूसरा, कोई भी एग्ज़ाम है या कोई भी लाइफ का वो है, डिसिप्लिन और लक्ष्य तक आपको पहुंचने की एक जिज्ञासा, ये दो चीज़ हैं तो आप कोई भी मुकाम तक पहुंच जाएंगे। आपके बारे में आपके पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, आपके पड़ोसी क्या सोच रहे हैं, कुछ मायने नहीं करता। मायने करता आपका अपना कॉन्फिडेंस, आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अगर आप अपने ऊपर विश्वास है कि मैं अपनी मेहनत पूरी करूंगा, रिजल्ट तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हम मेहनत के समय में अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, अपने बारे में पॉजिटिव सोचें। नेगेटिविटी आती है सर जब आपको लगता है कि आज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप पॉजिटिव बना के और एक टाइम बनाइए कि मुझे अगले 3 महीने में इतना करना है। मत देखिए कि आपका आउटपुट से क्या बनेगा आगे जाके। आप एक एक दिन को काउंट करते जाइए, वो एक एक दिन आपके लिए माइलस्टोन बना देता है। तो यही है कि जो भी आने वाले समय में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप बस मेहनत करिए, फल आज नहीं तो कल मिलेगा। कैसे मिलेगा सर? जो 2013 में मैंने इंग्लिश पढ़ी थी वो मुझे कहाँ काम आ गई, और वो इंग्लिश का नतीजा ये रहा कि मुझे आंसर राइटिंग मेरे अंदर एक स्किल आ गई थी कि कोई भी चीज़ पढ़ के उसको मैं अपने शब्दों में लिख सकता हूँ। तो वो चीज़, मेरी ग्रामर अच्छी थी, इंग्लिश अच्छी थी, तो मेरी आंसर स्किल्स में भी अपने आप आ गई। तो मुझे उतना समय मेरा बच गया कि मुझे आंसर राइटिंग अलग से नहीं करनी पड़ी। तो आज हमें लग रहा है कि हम इस चीज़ में फेल हो रहे हैं, लेकिन जो एफर्ट आप दे रहे हैं वो आज के एफर्ट आपको कभी आगे काम आ
जाएंगे। तो अपने एफर्ट, अपने फेलियर को इस तरह से ना देख के आप लगे रहिए, और एक दिन आता है जब आपको लगता है कि जो पीछे जो फेलियर थे वही आज सक्सेस में कन्वर्ट हो गए। और फेलियर चाहे आपको 5 मिले, आपको सक्सेस तो एक ही बार चाहिए। सच बात। तो एक बार की सक्सेस के लिए अगर 5 बार भी फेल हो जाओ तो कोई बुराई नहीं है। तो मेरे मेरे बच्चों, कैसा लगा ये पॉडकास्ट आप सभी को? और इस चीज से मैं भी 2-3 चीजें समझाऊं जो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे अभी सौरव ने बताया कि आपको 5 बार फेल्योर मिल रहा है तो उसमें ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको तो एक ही बार सक्सेस मिलनी है ना। और सक्सेस ऐसा नहीं है कि हर स्टेप पे आपको मिलेगी, हर स्टेप पे आपको नाकामयाबी मिलेगी। एक चांस ऐसा मिलेगा जब आप कामयाब होंगे। एक इसने बहुत अच्छी चीज कही जो आप सब बच्चों को क्लिक करनी चाहिए। इसने कहा कि जब मैं जॉब कर रहा था तो मैं कंफर्ट जोन में आ गया था और मैं उससे बाहर निकलना चाह रहा था। अभी बच्चा था, शायद उसकी रैंक थी 77, नीलेश सिंह, नीलेश गोयल। वो बच्चा अभी आईएएस में सेलेक्ट हुआ। उसने भी एग्जैक्टली तेरे वाला ही एटीट्यूड और तेरे वाला ही आंसर दिया मुझे कि तब मैं, अच्छा इत्तेफाक की बात है कि वो भी 4-5 साल से जॉब कर रहा था और कह रहा था कि मैं बस एक बार ये चाहता था कि फेल होना चाहता था यूपीएससी में, ताकि वो जो फेल होना तो वो जो कंफर्ट जोन से मैं बाहर निकलूं ना, तो वही चीज मुझे किक करेगी सिलेक्शन के लिए, जो तेरे साथ भी सीन हुआ। और तीसरी चीज ये है कि आप एक बार मन करके ईमानदारी से उस चीज के लिए लगिए। जैसे अगर सौरव की बात पे ध्यान दें तो 15 फरवरी के आसपास इसका प्रीलिम्स क्लियर हुआ, जिसका इसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि होगा नहीं होगा, उतना श्योर शॉट नहीं था। और जब इसने प्रीलिम्स यूपी पीसीएस का दिया तो उस समय इसने प्रीलिम्स देने के बाद अपनी तैयारी भी छोड़ दी थी। और जब रिजल्ट आया उसके बाद इसने कहा कि मैं बिल्कुल शांत हो गया और मैंने बैठ के सोचा कि अब मेरे पास जो समय बचा हुआ है 1-2 महीने का, मैं इसमें क्या रणनीति अपनाऊं। बहुत बार बहुत लोग एक गलती करते हैं क्या कि आपाधापी में एकदम से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। बेटर तरीका ये है कि शांति से बैठिए, प्लान करिए, और प्लान उस दिन का मत करिए, प्लान अगले 2-3 महीने का करिए जब आपका एग्जाम हो, और फिर उसको एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर जाइए। और जीवन में मैं एक चीज आप सबको कहना चाहता हूँ, ये गलतफहमी मुझे भी थी जब गौरव का सिलेक्शन हुआ और सौरव का सिलेक्शन हुआ और इसे जीएसटी इंस्पेक्टर मिला और इसे कस्टम मिला, तो मुझे भी एक बात हमेशा लगती थी कि किस्मत बहुत बड़ी चीज है, मेहनत हारी जाती है। जैसा सौरभ ने भी कहा कि इसके घर वालों ने भी इसको यही कहा कि अबे जब उसका सिलेक्शन हो गया तो तू इतने साल पढ़ क्या रहा था, जब तेरा भी जीएसटी इंस्पेक्टर ही तू सिलेक्ट हुआ तो क्या पढ़ रहा था। लेकिन एक वो कहावत है, मेरे फादर साहब कहते हैं कि करी हुई मेहनत है ना कभी खराब नहीं जाती, कभी ना कभी आपके सामने आएगी। और देखो करी हुई मेहनत थी कि डेली द हिंदू पढ़ता था, उस समय इसके इंग्लिश में 50 में 50 नंबर आ रहे थे जो बड़े बड़े टीचरों के नहीं आते थे। तो करी हुई मेहनत कहाँ काम आई कि यूपी पीसीएस का मात्र ही 2-3 महीने के ड्यूरेशन में इसने तैयारी करी और मेंस लिख दिया और सिलेक्शन हो गया। और रैंक भी कितनी थी? 29 रैंक थी। 29 रैंक थी, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो मेरे बच्चे, मैं आप सबको यही कहूंगा कि इस पॉडकास्ट के थ्रू आप ये समझिए कि हर एक आदमी के अंदर है ना अपने गुण होते हैं, अपनी विशेषताएं होती है, आदमी को पहचाननी चाहिए, उसको सही टाइम पे चैनलाइज करना चाहिए। और किस्मत आपके सिलेक्शन की नहीं, किस्मत बड़ी तब है जब आपको राम जैसा भाई मिल जाए, जो आपकी किस्मत को उस तरफ लेकर चला जाए या आपकी मेहनत को उस तरफ चैनलाइज कर दे जहां आपका सिलेक्शन हो। नहीं तो गौरव को देख के इसके गांव से, इसके आस पड़ोस से दुनिया उठ आई तैयारी करने और उसमें एक भी सिलेक्शन नहीं लिया, क्योंकि सबको लगा कि गौरव ने जितना आसानी से सिलेक्शन लिया ऐसा ही होता होगा। लेकिन सच बात यह है कि जो दिखता है वही सच नहीं होता, उसके पीछे जो मेहनत कर रहे होते हैं हमें उसको भी रिवार्ड करना होता है, उसको भी रिकॉग्नाइज करना होता है। तो मैं नमस्कार करता हूं मेरे बच्चों आप सभी को, और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक यू। थैंक यू सर।